हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपका सीटेट जो है क्लियर हो चुका है। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको सीटेट क्रैक करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है हमने संपूर्ण सीटेट को एक जगह इकट्ठा करके समाहित करके आपके सामने पेश किया है, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, टैग वर्ड, सारी चीजें और कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, कौन से टॉपिक, बिल्कुल एक एक लाइन इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी लाइन आपको जो है या कौन सा पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर जो है समाहित हो जाएंगी। जी हाँ, ये सीटेट के इतिहास का नंबर 1 वीडियो आपका बनने वाला है। तो बस आप जो है एग्जाम की रात ये वीडियो देख लेना और सुबह को एग्जाम देने चले जाना। आप देखोगे कि आपका पेपर जो है पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर से बना हुआ होगा। जी हाँ, आपका पूरा सीटेट का पेपर आपको इस वीडियो के अंदर से मिलेगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी है तो इसको लास्ट तक जरूर देखें, ये आपकी लाइफ बदल देगा, आपका भविष्य बदलने वाला है। जी हाँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा इस वीडियो के अंदर आपको जो है आने वाला है। चलिए, तो यहां पे जो है हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक वो है जो आज तक के इतिहास में हर साल आपका आना ही आना है और आता आ रहा है। इस साल भी आपको जो है ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा गारंटी से। और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक हमने जो यहाँ पे रखा है वो है आपका बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। और बुद्धि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो बस आपको क्या करना है, एक वर्ड याद रख लेना है। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, एक वर्ड यानी कि एक लाइन याद रख लेनी है और आपका एक नंबर जो है पक्का हो चुका है। सबसे पहले तो आपने अगर रजिस्टर और पेन अपने साथ लेके नहीं बैठे हैं तो फटाफट से एक रजिस्टर और एक पेन अपने साथ लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे जो आपको एक वर्ड याद रखना है वो ये याद रखना है कि बुद्धि जो है वो बहुआयामी होती है। जी हाँ, बुद्धि बहुआयामी होती है और इससे बहु यानी कि विभिन्न, तो इससे संबंधित जितने भी वर्ड हैं इसके पर्यायवाची, उन सब वर्ड को याद कर लो। जैसे कि समुच्चय, जैसे कि आपका बुद्धि विभिन्न प्रकार की है, एक तरह का संगठन इसको कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं। तो बुद्धि जो होती है वो बहुत सारी विशेषताओं का एक समूह है, बुद्धि कोई तत्व नहीं है। और ये बात किसने बताई है, ये बताई आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया और उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न आपका ये बनता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपका प्रश्न बनता है। अब आपको क्या करना है, उन जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एक ऑप्शन में कहीं ना कहीं बहुआयामी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। बहुआयामी या उससे रिलेटेड कि बुद्धि जो है वो बहुत सारी विशेषताओं का समुच्चय है, संगठन है, इस तरह का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। वही ऑप्शन आपका 100% राइट होगा, आंसर लगा देना। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं बुद्धि के बारे में, इनको जानना जरूरी है, इनको जान लेते हैं। ठीक है, आपका जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो आपका विनय ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत आपका दिया है स्पीयरमैन ने, जिसको आपका जीएस फैक्टर थ्योरी हम कहते हैं, जनरल और स्पेशल, यानी कि एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशेष बुद्धि होती है, ये इन्होंने कहा। आपको बहुकारक सिद्धांत जो दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, ये आप याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये आपको याद रखना जरूरी है। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसको हम मेंटल एज बोलते हैं, वास्तविक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, गुणा में आपका 100 हो जाएगा, ये आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं फटाफट से। तो एक नंबर जो है आपका पक्का हो चुका है। चलिए 3 नंबर और लिख लीजिए फटाफट से, जो आपके सामने स्क्रीन पे। तो आप नोट करते रहना कितने नंबर आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता के चल रहा हूँ, वो नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, बिल्कुल गारंटी से पक्के हो रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है, यानी कि वाइगोत्स्की के बारे में है। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो मैं आपको सिद्धांत पूरा नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपको जो है थ्योरी बहुत लंबी पढ़ाने वाला हूं, मैं वो पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा, और एक एक वर्ड बताऊंगा कि एक वर्ड देखो और आंसर लगाओ। मतलब आपका 2.5 घंटे का पेपर ना 1.5 घंटे में सॉल्व करके आओगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, बच्चे का पहले चीज तो यह है कि इनके समाज सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है उसका निहितार्थ क्या है, मतलब उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो भाई उसका जो निचोड़ है ना, उसका जो जूस है वो ये है कि बच्चे के प्रत्येक विकास में और अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है। रट्टा मार लो, ठीक है। इनके टैग वर्ड क्या है, अगर वाइगोत्स्की के बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए तो आप आंख बंद करके आंसर लगा देना। पहला है आपका समाज,
दूसरा पारस्परिक अंतःक्रिया, तीसरा है आपका सामूहिक सामाजिक कार्य। इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड आपको देखने को मिल जाए ऑप्शन में, वो ऑप्शन आप आंख बंद करके लगा देना। समाज इज इक्वल टू वाइगोत्स्की, फॉर्मूला लिख लो तुम, वाइगोत्स्की इज इक्वल टू समाज। वाइगोत्स्की, अगर प्रश्न आपका वाइगोत्स्की के बारे में है और ऑप्शन में समाज लिखा है तो लगा दो, और अगर आपका प्रश्न समाज के बारे में है और ऑप्शन में वाइगोत्स्की है तो वाइगोत्स्की को सही लगा दो। ये चीज है। उसके बाद अंतःक्रिया, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ कार्य करना, समूह में कार्य करना, ये सब चीजें इन्हीं के हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका निहितार्थ क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसको याद रखना कि इन्होंने अगर पूछ ले कि इनके विकास के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, डायरेक्टली भी कभी कभी क्वेश्चन बना देता है, तो बस ये वर्ड याद रखना, सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसका मतलब यह है कि सभी बच्चे आपस में मिलके या टीचर और बच्चे मिलके किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, इसीलिए उन्होंने परस्पर अंतःक्रिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, सामूहिक कार्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। उसके अलावा अब एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य कब होता है भाई, किशोर अवस्था में होता है। बिल्कुल गांठ बांध के लिख लो, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं बचती, ठीक है। दूसरी बात, विकास की बाल्यावस्था को ही गिरोहावस्था या गैंग एज कहा जाता है। नोट करो फटाफट से, कौन सी अवस्था को, बाल्यावस्था को, वो भी उत्तर बाल्यावस्था को, जो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक की। एक आपकी जो होती है वो आपकी परिवर्ती होती है, तो उसको हम कहते हैं 3 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, लेकिन वो वाली नहीं, उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष होती है, उसको गिरोहावस्था या गैंग एज कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नोट करो, 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीन पियाजे। तो भाई 2 नंबर इसके पक्के समझ लो, 2 नंबर इसके लिख लो कि 2 क्वेश्चन आपके जीन पियाजे से आने ही आने हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में जो है 4 अवस्थाएं दी गई हैं। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है चुटकियों में समझ आ जाएगा। देखिए 4 अवस्थाएं दी हैं, उनके बारे में बाद में बताऊंगा, उससे पहले उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। पहली चीज जो कि आपको इनडायरेक्टली पूछी जाती है, आपको समझ भी नहीं आती कि वो जीन पियाजे से ही रिलेटेड होती है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो जीन पियाजे से रिलेटेड चीज है, लेकिन होती इसी से है। वो क्या है, वो ये है कि खोज व निर्माण का सिद्धांत। एक निर्माण का सिद्धांत जो है जीन पियाजे का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चे जो अपने संज्ञानात्मक विकास का मतलब संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करते हैं, वो खोज और निर्माण के द्वारा करते हैं। यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो जैसे जैसे क्रियाएं करते रहते हैं समाज में, उल्टी सीधी चीजों को तोड़ना फोड़ना और ये सब चीजें, मतलब उनका सक्रिय रहना ही उनका जो है विकास का बेस है, मतलब उनका विकास जो है उसी से होता है, जिसको उन्होंने कहा खोज व निर्माण का सिद्धांत। उसमें उन्होंने एक लाइन ये बोली थी कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। क्या बोला, संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। ये खोज वर्ड रट लो। खोज वर्ड अगर आ जाए किसी सेंटेंस में और पूछ ले कि ये जो है किसने कही है ये बात, तो जीन पियाजे ने कही है, ठीक है। ये जीन पियाजे से रिलेटेड प्रश्न हो और ऑप्शन में कहीं खोज हो या बच्चे का सक्रिय रहना लिखा हो, तो जीन पियाजे का होगा वो ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इस चीज को नोट करो। दूसरी चीज है उनके सिद्धांत में स्कीमा। स्कीमा वर्ड से आप सब लोग जो है परिचित हैं, उसका मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। स्कीमा का मतलब ये होता है ऐसी भी कोई क्रियाएं, मतलब कुछ कार्यों का या कुछ क्रियाओं का ऐसा समूह, ऐसा संगठन जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, उसको स्कीमा कहते हैं। जैसे अब मैं क्रियाओं का संगठन की अगर बात करूं तो जैसे सुबह में हम स्कूल जाते हैं एक बच्चा, तो सुबह में वो क्या क्या काम करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, अपने ड्रेस पहनेगा, सॉक्स पहनेगा, शूज पहनेगा, अपना बस्ता टांगेगा कंधे पे और स्कूल जाएगा। तो ये जो सारी की सारी क्रियाएं हुई हैं ये क्या है, स्कीमा है। अब उसका जो छोटा भाई होगा वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, यानी कि वो जो स्कीमा है वो उसके अंदर आ रहा है। जब बच्चा, वो जो छोटा वाला बच्चा है, वो उसका अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है। घर में बच्चे देखे होंगे कि वो अपने बड़े भाई बहनों की तरह जो है घर पे ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, किताबों को लेके बस्ता ये वो वगैरह वगैरह ये सब हरकतें करते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो स्कीमा ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहते हैं सामान्यीकरण। यानी कि एक ही चीज को दूसरी जगह पहुंचा देना। ये तो दूसरे बंदे में हुआ, कभी कभी हमारे अंदर खुद से होता है कि हमने एक चीज यहां सीखी, उसका एप्लीकेशन हमने दूसरी जगह जाके कर दिया। जैसे कि हमने कोई जो है टाइपिंग सीखी या कंप्यूटर स्किल सीखा, उसको जॉब में जाके हम क्या कर रहे हैं, यूज जो कर रहे हैं, उसको सामान्यीकरण कहते हैं। एक जगह जो चीज सीखी है उसका दूसरी जगह जाके इस्तेमाल कर लेना, उसी को सामान्यीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे क्या है, इसमें समावेशन एक वर्ड आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका समायोजन। अब इनके पर्यायवाची भी हैं। समावेशन को आत्मसातकरण कहते हैं या आत्मीकरण कहते हैं, और समायोजन को आपका अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं समावेशन में और समायोजन में अंतर क्या है। देखिए समावेशन जो है
किसी भी पुराने ज्ञान में, जैसे कि मेरे पास कुछ मतलब हर किसी का एक पूर्व ज्ञान होता है कि मुझे इतना पता है, उस पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए नई जानकारी को जोड़ लेना समावेशन है। समावेश कर देना, इकट्ठा एक चीज में दूसरी चीज को मिला देना, उसको समावेश कहते हैं। यानी कि संशोधन आपके ज्ञान में हो रहा है। जैसे कि टाइपिंग में मैं बात करूं कि मुझे इंग्लिश की टाइपिंग आती थी, उसके बाद में मैंने हिंदी की टाइपिंग सीखी है, तो उसका समावेशन हुआ है। आपकी टाइपिंग में समावेशन हुआ है, क्योंकि आपका पूर्व ज्ञान था। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग नहीं आती तो आप डायरेक्ट हिंदी की टाइपिंग नहीं सीख सकते थे, क्योंकि कीबोर्ड आपका इंग्लिश में था। तो इसमें जो है उसमें क्या है, मेरा समावेशन हुआ है। तो ज्ञान में, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का जुड़ जाना समावेशन है। समायोजन क्या है? समायोजन ये है कि आपके पुराने ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, जो सामने दिखा आपका उसको आपने ऐसे कैसे एडजस्ट कर लिया, या उसमें उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये कुत्ता है तो कुत्ता ही है, उसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट कर लेना या समायोजन कर लेना। क्लियर हुए दोनों चीजें? तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो उसकी 4 अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहली अवस्था जो दी है उन्होंने, वो है आपके इंद्रिय गामक अवस्था, जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द है इंद्रिय। इंद्रिय क्या होती है? हमारी जो हमारी संवेदना है, हमारी नाक, कान, आंख, मुंह, मुंह नहीं है सॉरी जल्दी में बोल दिया, हमारी स्किन, जिसको हम टच करके जिससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संवेदनाएं हैं। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्थाओं में सबसे ज्यादा संवेदनाओं का ही यूज होता है। बच्चा सबसे ज्यादा संवेदनाओं का यूज करता है। बच्चा देख रहा है तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बच्चा सुन रहा है तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, किसी चीज को तोड़ फोड़ रहा है, टच करके सीख रहा है तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इस एज में प्रतिवृत्ति क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं शुरू में, क्योंकि जन्म के बाद प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं। सबसे पहली प्रतिवृत्ति क्रिया का मतलब समझो, जो क्रियाएं खुद से होती हैं ऑटोमेटिक तरीके से, जैसे कि मुंह में लार आना। अगर टेस्टी खाना आपके सामने बन रहा है तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ये प्रतिवृत्ति क्रिया है, इसका हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हमारी पलके झपकना, पलके झपकना एक प्रतिवृत्ति क्रिया है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप चाह के भी इसको बंद नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बचपन में ज्यादा होती है, बड़े होके 2-4 हैं, लेकिन बचपन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रतिवृत्ति क्रिया होती है वो होती है आपका चूसना। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली, जन्म के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया है। इसी के द्वारा जो है बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग करता है, यानी कि बच्चा जो है माँ का दूध पीता है। अगर ये प्रतिवृत्ति क्रिया जन्म से ना हो तो बच्चा जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए ये जो है जन्म के साथ ही आती है, ये प्रतिवृत्ति क्रिया। ठीक है, अब वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो इसी एज में आता है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है? वस्तु स्थायित्व का गुण ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जो है उसका संज्ञानात्मक विकास इतना नहीं होता कि अगर उसके खिलौनों या किसी भी चीज को छुपा दिया जाए तो वो उसको भूल जाता है। जब तक कोई चीज उसके सामने है तब तक उसको लगता है कि इसका अस्तित्व है, अगर उसको वहां से हटा दिया तो उसको लगता है कि उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 महीने का होता है, 16, 18 या 19 महीने का, तो उसको जो है उसका संज्ञानात्मक विकास इतना बढ़ जाता है कि अगर उसका खिलौना जो है आपने छुपा दिया तो उसको पता रहेगा कि मेरे पास एक खिलौना था और वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, जो आता है आपका फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, उसके अलावा अनुकरण करके सीखता है, वो मैंने आपको बता दिया था। खिलौने तोड़ना फोड़ना ये सब चीजें उस एज में चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की। इसमें आपका विचारों की अनुत्क्रमणीयता एक गुण है इसका, जो कि बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। ऑप्शन में आपको दिया होगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता, नोट कर लेंगे। आत्म केंद्रिता, मतलब ये होता है कि सब कुछ जो है पूरा संसार मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर मैं भाग रहा हूं तो चांद भी मेरे साथ भाग रहा है, ये पेड़ जो है मुझे देख रहे हैं, ट्रेन जो है मेरे साथ चलती है, ये पंखा जो है घूम रहा है वो मेरी मर्जी से घूम रहा है। तो ये सब चीजें, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से चल रही है। ये होता है आत्म केंद्रिता का गुण, ये इस एज में रहता है। ठीक है, उसके अलावा जीववाद। जीववाद का मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निर्जीव है लेकिन बच्चा उनको सजीव समझता है। जैसे कि चलता हुआ पंखा, उसे लगता है कि ये घूम रहा है, इसका मतलब ये सजीव है। एरोप्लेन, हवाई जहाज, वो चल रहा है, उसको लगता है कि ये जीवित चीज है कोई। इस प्रकार की चीजों को वो जिंदा मानने लगता है। धीरे धीरे वो सब चीजें खत्म होती चली जाती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। सूचकता, विभेदीकरण। सूचकता का मतलब ये होता है एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट कर लेना, जैसे कि किसी की आवाज से माता को कनेक्ट कर लेना, कि अगर बच्चे को आवाज आई है उसकी माँ की तो वो समझ जाएगा कि मेरी माँ की आवाज है, वो कहीं ना कहीं आसपास ही है। तो इसको हम सूचकता कहते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कर लेना। ठीक है, विभेदीकरण अंतर को कहते हैं हम, कि बहुत सारी चीजों में जो है वो अंतर डिफरेंशिएशन करना सीख जाता है इस एज में। नेक्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें आपका तार्किक चिंतन आ जाता है, मूर्त चिंतन आ जाता है। पलटावी गुण, पलटावी गुण का मतलब क्या है? मैथ में होता है। जैसे कि हमें ये पता है कि 2 गुणा 2 जो है वो 4 होता है, लेकिन 4 को अगर हम 2 से भाग दें तो क्या वापस से 2 मिल सकता है?
तो ये है पलटावे गुण। ये जो है सेकेंड स्टेज में नहीं होता, थर्ड स्टेज में आगे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, जोड़ना घटाना वगैरह वगैरह इस एज में आपके आ जाता है। ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ तार्किक चिंतन है और मूर्त चिंतन है। अमूर्त संकल्पनाओं के जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में बच्चा नहीं सोच सकता, ठीक है। फोर्थ स्टेज में ये आ जाता है। फोर्थ स्टेज है आपकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आपका अमूर्त चिंतन आ जाता है। यहाँ थर्ड स्टेज में मूर्त था, लेकिन फोर्थ स्टेज में अमूर्त है, यानी कि बच्चा कल्पना करना सीख जाता है। बच्चों को जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में बच्चा सोच के आपको जवाब दे सकता है। अमूर्त चिंतन जो है आपका फोर्थ स्टेज में आ जाता है। और संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपका परिपक्व हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, वो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। ये था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी जितना आपका एग्जाम में पूछा जाता है उससे ज्यादा बता चुका हूं, कम नहीं है, ठीक है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये भी एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में आपका गारंटी से लिखित रूप से आपके 2 नंबर इससे आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक है अवस्थाएं और दूसरे हैं चरण। दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवस्थाओं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और चरण जो है वो डायरेक्टली पूछता है भाई कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा नैतिक विकास का एक चरण है, या कॉलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में निम्नलिखित में से कौन से चरण की बात की है। तो एक चरण का नाम दिया होगा, बस नाम याद करना है, उसके आगे कुछ याद नहीं करना, वो मैं भी आपको लिख के बता दूंगा यहाँ पे। बस आपको 6 चरण जो है याद करने हैं, वो नाम याद रखने हैं उनके, बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे एक वर्ड आता है नैतिक तर्कना। ये वर्ड आपका बहुत बार आता है, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं। सबसे पहली चीज, ये रिलेट किससे है? कॉलबर्ग से। अगर आपसे पूछ ले नैतिक तर्कना जो है वो किससे संबंधित है या किसने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कॉलबर्ग ने किया। दूसरी चीज, नैतिक तर्कना का मतलब क्या है? तो भाई जब बच्चा नैतिक रूप से अपने निर्णय लेने लगता है या नैतिक तर्क बताने लगता है तो उसको ही नैतिक तर्कना कहते हैं। कॉलबर्ग ने बच्चे जब नैतिक रूप से निर्णय लेने लगते हैं तो उसी क्षमता को क्या कहते हैं? वो नैतिक तर्कना कहते हैं। अब आते हैं इनकी अवस्थाओं पे। तो 3 अवस्थाएं इन्होंने दी है, ठीक है। सबसे पहली अवस्था है आपका पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि स्टार्ट होती है 3 से 10 वर्ष तक, है ना। लेकिन 3 से पहले का क्या हुआ? तो 3 से पहले उन्होंने ये कहा कि 3 वर्ष से पहले बच्चे में नैतिक विकास होता ही नहीं है। मतलब उसको नहीं पता होता कि किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। नैतिक रूप से बच्चे की अनुपस्थिति होती है, नैतिकता की अनुपस्थिति हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज के क्या क्या गुण हैं या उसमें कौन कौन सी चीजें बच्चों के अंदर आती हैं, जो बच्चे के काम होते हैं, जो भी नैतिक कार्य होते हैं, वो किन चीजों पर डिपेंड होते हैं, ये समझना जरूरी है। देखिए, दंड, आज्ञाकारिता, यानी कि बच्चा जो भी काम करेगा वो दंड के इसलिए करता है, अच्छे काम या नैतिक काम, कि उसको दंड ना मिले, बड़े उसको दंड ना दे, या फिर उसको आज्ञाकारिता, यानी कि बड़ों की बात मानना जो है एक अच्छा गुण होता है, ये उसको पता है। बच्चों की आज्ञा, मतलब बड़ों की आज्ञा की वजह से वो उस काम को कर रहा है। या फिर पुरस्कार उसको मिल रहा है, उस काम को करने के लिए कुछ उसको खाने के लिए मिल रहा है, या 1-2 रुपया पैसे में मिल रहे हैं, इस तरह से उसको जो है या शाबाशी मिल रही है। पुनर्बलन और पुरस्कार एक ही चीज है। डर, भय या बड़ों का दबाव, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए जो है मतलब जो पूरा का पूरा व्यवहार है वो दूसरों पे डिपेंड है, मतलब दूसरों की तरफ से ही दबाव है या किसी भी चीज का, तो तब जो है बच्चा इस स्टेज में कोई भी अच्छे काम कर रहा है, उसको खुद से नहीं पता होता कि मुझे कौन से नैतिक कार्य करने हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम कहेंगे परंपरागत अवस्था, जो होती है 10 वर्ष से आपकी 13 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा जो है समाज के अनुरूप चलने लगता है, यानी कि उसको सामाजिक नियम समझ में आने लगता है कि हमें जो है समाज में कैसे रहना है, किसको नमस्कार करना है, कैसे काम करना है, बड़ों के पैर छूने हैं, सलाम करना है, ये सब चीजें बच्चा जो है सीखने लगता है। बड़ों का अदब करना है, मतलब उसको सामाजिक नियम समझ में आने लगते हैं और वो फिर समाज के अकॉर्डिंग चलने लगता है। अब उसको डर वर नहीं रहता कि बड़े जो है मुझे डांटेंगे। अगर आप उसको गलत काम के लिए भी कहोगे कि मैं उसको जो है आपको ये काम करना पड़ेगा, और अगर उसको लगेगा कि सामाजिक रूप से ये गलत है तो वो नहीं करेगा। आपका डर जो है या भय यहाँ पे खत्म हो जाता है। वो अलग बात है इंडिविजुअल रूप से हम इसको कहें कि बच्चे बड़ों ने उसको किसी काम के लिए मजबूर कर दिया, या फिर उसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की इस तरह से कह के उसको कि ये काम आप करोगे तो आप अच्छा लड़का कहलाओगे, ये भी सामाजिकता के अंदर आता है ना। परंपराएं, जो हमारे समाज में परंपराएं होती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं परंपराओं में, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, त्योहारों पर कैसा व्यवहार करना है, किसी की पूजा करनी है, या जो भी चीजें होती हैं वो सब चीजें परंपराओं को वो मानने लगता है, सामाजिक नियम उसको समझ में आने लगता है। मतलब यहाँ पे पूरा जो उसका व्यवहार होगा वो सामाजिक नियम पे, परंपराओं पे डिपेंड हो जाता है इस एज में आके, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं
बच्चा 13 साल से ऊपर पहुंच चुका है, स्टेज होगी आपकी परापरंपरागत अवस्था। परा मतलब आगे बढ़ चुके हैं परंपराओं से, ठीक है। यहाँ पे समाज कल्याण की भावना उसके अंदर आने लगती है कि यहाँ पे जो है समाज के लिए मैं क्या अच्छा कार्य कर सकता हूँ, है ना। बच्चा किशोरावस्था में आ चुका है, ये आप सबको पता है। संवैधानिक नियम यानी कि हमारे कानून क्या है, किसी को क्या कितनी मतलब किसी को मारपीट नहीं कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, जो भी है हमारे संविधान में जो चीजें हैं वो उसको समझने लगता है। व्यापक विचार हो जाते हैं उसके, बड़ा सोचने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है और परंपराओं से ऊपर उठने लगता है। यानी कि जो परंपराएं हैं, अगर हमारी रूढ़िबद्धता जिसको हम कहेंगे कि हमारे समाज में जो है एक परंपरा चली आ रही है कि लड़कियां जो है वो बाहर के काम नहीं करेंगी, सिर्फ घर के काम करेंगी, तो अब वो समाज की परंपराओं से ऊपर उठ चुका है। अब वो कहेगा नहीं ये गलत बात है, अब जो है लड़का लड़की बराबर होते हैं, सबको जो है अपना अधिकार होता है और सब जो है काम कर सकते हैं, जो उनकी इच्छा है वो उस फील्ड में जा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, ये सब चीजें। तो समाज से ऊपर उठ चुका है और समाज कल्याण की भावना उसके अंदर आ चुकी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, ये तो हुए आपकी अवस्थाएं। अब बात करते हैं यहाँ पे चरणों की, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो भाई आपके जो है यहाँ पे चरण मैंने सामने आपके लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। पहला चरण आपका आत्म केंद्रित निर्णय, वैयक्तिकता और विनिमय। दूसरा दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण, परस्पर एकरूप उन्मुखीकरण, अधिकार। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो इसके बारे में जो है 2 लाइनें बता रहा हूं और 2 नंबर आप लिख लीजिए। आपके 2 नंबर जो है पक्के हो चुके हैं, बिल्कुल गारंटी से लिखित रूप से हो चुके हैं। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे यह है कि समाजीकरण का मतलब क्या है, समाजीकरण आपका होता क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि समाज के नियमों या मापदंडों के साथ में समायोजन या अनुकूलन कर लेना। ये 2 वर्ड रट्टा मार लो, क्या बोला मैंने, समायोजन और अनुकूलन। इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड नहीं मिलेगा। अगर वो ये कहे कि समाज के नियम और मापदंडों को सीख लेना, गलत है। समाज के नियमों को जान लेना, समझ लेना, उनका उपयोग कर लेना, बिल्कुल गलत है। सिर्फ 2 वर्ड मिलेंगे, या तो अनुकूलन या समायोजन, बस ये याद रखना, वही ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरी चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दिया है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूं समझ लो कि ये ऐसा प्रश्न है जो आपका आ चुका है, सीटेट में रखा हुआ मिलेगा गारंटी से, कि बच्चे के समाजीकरण में भूमिका होती है। प्रथम भूमिका किसकी होती है और द्वितीय भूमिका किसकी होती है, ये आपको याद रखना है गारंटी से। प्रथम भूमिका होती है परिवार और पास पड़ोस की, द्वितीय भूमिका होती है आपकी विद्यालय एवं पास पड़ोस, विद्यालय एवं मीडिया की। अगर अलग में दे दे, पास पड़ोस हटा दिया उसने और सिर्फ परिवार दे दिया, तो प्रथम भूमिका होगी आपकी परिवार की और द्वितीय भूमिका होगी आपकी विद्यालय की। क्लियर, 1 नंबर आपका यहाँ पे कंठस्थ होता है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कि जब बच्चा खुद से ही बातचीत करता है, जैसे हम खुद से बोलते रहते हैं, जैसे कि हम किचन में, यार आज क्या बनाऊं, या आज कुछ खाने का मन कर रहा है, यार भूख लग रही है, क्या खाऊं, चलो यार सेब खा लेता हूं, नहीं यार सेब छोड़ो यार भूख लग रही है, खाना ही खा लेता हूं, रोटी खा लेता हूं। ये मैं खुद से बात कर रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वाइगोत्स्की वैयक्तिक वार्ता, और आपके पियाजे कहेंगे अहम केंद्रित वार्ता। दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इन चीजों को याद रखें। अगर आपसे पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे वैयक्तिक वार्ता। अगर पूछ लिया कि जीन पियाजे के अनुसार क्या कहेंगे, तो कहेंगे अहम केंद्रित वार्ता। बिल्कुल गारंटी से रखा हुआ मिलेगा प्रश्न ही आपको। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक या ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल 2021 के सीटेट में रखे हुए मिलेंगे बिल्कुल। चलिए भाई, तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है पूरे सीटेट की जान कहेंगे या बेस कहेंगे, डेवलपमेंट। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसी के लिए जो है सब कुछ कर रहे हैं भाई, इतना कुछ पढ़ रहे हैं, पूरा सीटेट कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ही। देखिए डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे 4 लाइनें लिखूंगा और इन 4 लाइनों में से ही आपको जो है विकास के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बड़े पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको वो निचोड़ लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल जूस लेके आ रहा हूँ कि ये चीज आनी है आपकी सीटेट में, ठीक है। ये वीडियो को देखने के बाद जो है आपका सीटेट समझो क्लियर हो चुका है। कॉन्फिडेंस रखिए और यकीन रखिए, आपका सभी का, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका 100% सभी का सीटेट इस बार निकलेगा, ठीक है। चलिए तो भाई, और जिन लोगों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स जरूर ले लेना भाई, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे नोट्स के अंदर ही आपको पूरा पेपर फंस जाएगा। बहुत जबरदस्त और इतने इजी लैंग्वेज में है ना कि अगर 3 दिन भी पढ़ लिए, मतलब अगर ये वीडियो आप सीटेट से 3 दिन पहले देख रहे हैं ना, तो आज ही नोट्स ले लो, और अगर 3 दिन आपने नोट्स पढ़ लिए और ये वीडियो कर ली ना, तो आपका सीटेट जबरदस्त तरीके से पास होगा। और नोट्स के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है 8532855503। वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे नोट्स मिलेंगे, कितना पेमेंट करना है, वो सब चीजें आपको वहीं पर
बता दी जाएगी। देखिए विकास के बारे में यहाँ पे क्या है, सबसे पहली जो लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है कि विकास के मुख्य प्रकार क्या होते हैं या विकास को कितने भागों में, मुख्य भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं। जो आपके 4 प्रकार हैं वो कौन से हैं, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। ये आपके जो है 4 मुख्य आयाम हैं, बाकी के जो है वो सब सेकेंडरी हैं। फर्स्ट नंबर पे मुख्य आयाम में ये 4 आएंगे, इनको आप याद रखेंगे। क्लियर। देखिए दूसरा जो है मुख्य पॉइंट वो ये है कि सभी प्रकार के विकास जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो सामाजिक विकास में प्रॉब्लम आएगी, संज्ञानात्मक विकास में भी प्रॉब्लम आएगी। उसके आगे नेक्स्ट जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ये प्रश्न आपको बहुत बार आता है और घुमा फिरा के आता है। वो सीधा पूछेगा कि सभी प्रकार के विकास की या जितने भी विकास हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, शारीरिक विकास पिछड़ा है, तो उसके बाकी के अन्य विकास भी पिछड़े हुए हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि बच्चे का विकास जो है वो सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होता है। तो वो होता है आपका शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। ठीक है। तो इस अवस्था में विकास जो है वो सबसे तेज गति से होता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग किशोरावस्था लगा के आ जाते हैं, कोई कुछ लगा देता है, लेकिन इसको आप याद रखें, शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगर दोनों अलग अलग आ जाए, कभी कभी अगर मान लो दोनों में से एक ही दे दे, तो शेष अवस्था लगाना इसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अब एक चीज आपकी बचती है यहाँ पे, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे भी आपका एक प्रश्न बनता ही है, लेकिन उसके लिए आपको एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप YouTube पे सर्च करेंगे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, आगे एसए टीचर अकेडमी लिख देना, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एसए टीचर अकेडमी, सबसे ऊपर आपको वीडियो मिलेगी और उस वीडियो के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको क्लियर किया गया है। तो 1-2 नंबर आपके वहां से पक्के हो जाएंगे। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपके जो है थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, मतलब ज्यादा उनके अंदर फालतू चीजें हैं नहीं, लेकिन अगर उनके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो बहुत अच्छे से आप जो है प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और कुछ ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। देखिए एक टॉपिक आता है आपका आनुवंशिकता और वातावरण से रिलेटेड, है ना। तो इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है। पहले तो दोनों का मतलब पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि आनुवंशिकता वो चीज है जो आपको माता पिता से, आपके पूर्वजों से जो गुण मिल रहे हैं वो आपकी आनुवंशिकता है। ठीक। दूसरी चीज क्या है, आपका वातावरण जिसमें आप रह रहे हैं, जहां पे आपका पालन पोषण हो रहा है, जहां पे आप एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब आपके चारों तरफ की जो चीजें हैं वो आपको पता ही है, वातावरण कहलाती है। ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड प्रश्न बनेंगे उसमें मोस्टली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो याद रखना है कि इन दोनों का सहयोग होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, तो नीचे जो ऑप्शन लिखे होंगे केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से, या फिर और कुछ तीसरा चौथा ऑप्शन, तो हमेशा ऑप्शन चुनेंगे आप आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से। यानी कि दोनों को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि केवल एक से कुछ भी नहीं हो सकता। ये दोनों ही रूपों से बच्चे का विकास होता है। चाहे कोई सा भी विकास के बारे में प्रश्न बने, हमेशा दोनों को एक साथ चुनना है। फिर दूसरी चीज, इसमें एक वर्ड और पूछता है, आनुवंशिकता जो होती है वो आपकी प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, और जो आपका वातावरण है वो आपका पालन पोषण से संबंधित है। तो अगर आपसे कभी भी प्रश्न इस प्रकार से आए कि प्रकृति पोषण विवाद जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आनुवंशिकता और वातावरण से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता से आपको मूल प्रवृत्तियां मिल रही हैं, जो आपके गुण होंगे वही आपकी प्रकृति बनेगी, और वातावरण में आपका पालन पोषण होता है, इसलिए इससे रिलेटेड होता है। ठीक है। बाकी इससे बहुत बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते नहीं है, बहुत सिंपल से प्रश्न बनते हैं, जो कि अगर ये आपको पता है तो आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है। एक आता है जेंडर से रिलेटेड। तो भाई यहाँ पे जेंडर, लैंगिक मुद्दे जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सी याद रखने वाली बात यह है कि जहां भी आपके भेदभाव वाली बात कर दी जाए, यानी कि पुरुष और महिला, लड़का लड़की में जहां भी भेदभाव वाली बात कर दी जाए, सीधा समझ जाना कि वो जो है रूढ़िबद्धता की बात कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात की बात कर रहे हैं। अगर आपको सिंपल से ये कह दिया कि स्कूल में गायन प्रतियोगिता है, यानी कि सिंगिंग का कंपटीशन है, वहां पे लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, लड़कों को नहीं दी जा रही है, तो समझ जाओ क्या है, लैंगिक पक्षपात है, जेंडर रूढ़िबद्धता है। अगर वहां पे सिंपल सा ये कह दिया जाए कि भाई एक क्रिकेट मैच है, एक वॉलीबॉल मैच है, उसमें जो है लड़कों को वरीयता दी जा रही है, लड़कियों को नहीं दी जा रही है, ये तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जहां पे भी अंतर की बात कर दी वहां पे आपका जेंडर पक्षपात होगा। बस सिंपल सा प्रश्न बनता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, प्रश्न में बस एक वर्ड लिखा होगा जेंडर,
और नीचे लिखा होगा एक संज्ञानात्मक संरचना है, एक जैविक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है, या एक जो भी फोर्थ ऑप्शन बनाए वो, ठीक है। तो वहां पे आपको सिंपल सा चुन लेना है, एक सामाजिक संरचना है। एक प्रश्न आपका यही बनेगा डायरेक्टली, तो इसको याद रखना, जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वैयक्तिक विभिन्नता। तो भाई वैयक्तिक विभिन्नता से जो प्रश्न बनते हैं वो मोस्टली पेडागोजी टाइप के होते हैं, जिसमें आपकी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछा जाता है बच्चे के। तो उसमें आप क्या याद रखना है कि वैयक्तिक विभिन्नता क्यों इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये बनता है वैयक्तिक विभिन्नता क्यों इंपोर्टेंट है, एक शिक्षक को उससे क्या मिलेगा। तो उसके सिंपल से टैग वर्ड हैं जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, और वो विभिन्नता से रिलेटेड ही होंगे। ये भी सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि टैग वर्ड भी यही होंगे, विभिन्नता, विविधता, विभिन्न प्रकार के, वैविध्य। अब कैसे बनेगा प्रश्न, अगर आपसे पूछ लिया कि वैयक्तिक विभिन्नता टीचर को कैसे मदद करती है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कि ये बच्चों के बारे में ये जानने की में मदद करती है कि बच्चे विभिन्न प्रकार की शैलियों से सीख सकते हैं, या बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की शैली रखते हैं, इसलिए उनके लिए जो है विविध प्रकार की शिक्षण प्रणालियां अपनाई जाए, बहुउपागम अपनाए जाए। तो इस प्रकार के आपको वर्ड देखने को मिलेंगे टैग वर्ड में, ठीक है। बाकी वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब तो आपको पता ही है सबको कि सभी बच्चे जो है अपने आप में अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, किसी की कुछ विशेषताएं, किसी की कुछ विशेषताएं। तो जो भी लोगों में जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम वैयक्तिक विभिन्नता यहाँ पे कह देते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और है जो डायरेक्टली आपका प्रश्न बनेगा, यही सिंपल, जो कि आपका हर साल आ भी रहा है, हर साल लगातार आ रहा है, कि अगर कोई भी कार्य करने में आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को बड़ों द्वारा मदद दी जा रही है या बड़ों द्वारा सहयोग मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। हिंदी में वर्ड मिलेंगे आपको सहारा देना, पाड़, ढांचा, ये वर्ड आपको मिलेंगे। इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग मिलेगा। अगर हिंदी का वर्ड समझ नहीं आता तो इंग्लिश की तरफ देख लेना, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4-5 क्वेश्चन जो है आपके इसी से बन जाएंगे, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक है आपका बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, जिसपे आपका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम डिपेंड है। तो इससे आपके बहुत सारे इनडायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, जिनमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं वर्ड आपको बताऊंगा वो एक तरह के टैग वर्ड होंगे, जिससे आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से सिर्फ देखते ही उसका आंसर का पता लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि जो आप एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपकी शिक्षा है, उसका केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। यानी कि सारे के सारा सिस्टम जो है, चाहे वो आपका शिक्षण अधिगम प्रणाली हो, चाहे आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे आपकी शिक्षण विधियां हैं, या आपके टीएलएम है, जो भी चीजें हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग होंगी। यानी कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे का स्तर क्या है, बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, बच्चा कैसा होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। सबसे पहली चीज, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, जो कि आपका टैग वर्ड है। ये सक्रिय वर्ड जहां भी आपको मिलेगा वो प्रश्न आपका मोस्टली राइट होगा। बच्चा केंद्र बिंदु होता है शिक्षा का, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का। बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए आपका कुछ भी कार्य करने के लिए। स्वानुशासित का मतलब ये है कि बच्चे को आप डांट डपट के या दंड देके अनुशासन में ला रहे हैं, तो वो आपका जो है कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि बच्चों को आप सिखाएंगे ऐसा कि वो खुद से अनुशासन में रहे। ऐसी चीजें उसके अंदर डेवलप करेंगे कि बच्चे को पता हो कि मुझे यहाँ पे अनुशासन से रहना है, ऐसी चीजें। चिंता मुक्त होना चाहिए बच्चा, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। प्रश्न पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा प्रश्न नहीं पूछता है क्लास में, तो इसका मतलब आप उसको मोटिवेट ही नहीं कर पाए, आपका शिक्षण जो है वो प्रोत्साहित ही नहीं है, प्रेरक नहीं है एक तरह का। और अगर आपका बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, तो ये एक संकेत है कि हाँ, आपकी कक्षा जो है वो प्रेरक है, या आपका शिक्षण जो है वो प्रेरित करने वाला है। कार्यों में भाग लेना चाहिए बच्चे को। मुख्य भूमिका बच्चे की होती है, बच्चों को सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी बच्चों को। ऐसा नहीं है कि जो उच्च श्रेणी के बच्चे उन्हें आप ज्यादा अधिकार दे रहे हैं। सम्मान मिलना चाहिए सभी बच्चों को। शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं, शिक्षक आपका निर्देशक के रूप में होता है। गौण भूमिका होती है, यानी गौण मतलब द्वितीय भूमिका होती है। सहायता करने वाला होता है टीचर, आपका मार्गदर्शक होता है, और आपका बच्चा जो है, टीचर जो है वो आदर्श रूप होता है बच्चों के लिए, ठीक है। अब उसके बाद पे अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली जो मैं वर्ड बता रहा हूँ ना, ये एक तरह के टैग वर्ड हैं, इनसे आपको बहुत आसानी मिलेगी, आप देखते ही आंसर बता दोगे। यहाँ पे क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक नई चीज, जो भी नई चीज है, जैसे कि आजकल प्रोजेक्टर के द्वारा जो है आप बच्चों को सिखा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ऑडियो फिल्म के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये जितनी भी नवाचार चीजें आ रही हैं, ये सब किस में आती हैं, प्रगतिशील शिक्षा में। करके सीखना बोलता है प्रगतिशील शिक्षा का यह सिद्धांत है कि बच्चे को करने दो।
बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खुद से करने दो एक्टिविटी। ये पॉइंट आपका जो है ये ईवीएस में बहुत ज्यादा काम करता है। ईवीएस के सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें बच्चों को खुद से करने के अवसर दिए जा रहे हैं या बच्चों को काम में खुद से लगाया जा रहा है। ईवीएस की पेडागोजी उठा के देखना, सारी की सारी पेडागोजी इसी पर डिपेंड है। अभी मैं लास्ट में कराऊंगा आपको ईवीएस पेडागोजी, उसके नियम में आपको बताऊंगा, उसके रूल्स के किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, किन चीजों पर डिपेंड है ईवीएस पेडागोजी, जिसे आप देखते ही आंसर लगा दोगे। तो करके सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को करने दो खुद से। सहभागी आपका बच्चा होना चाहिए, चाहे आपके कक्षा में जितने बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चा आपकी कक्षा में सहभागी होना चाहिए, चाहे आप एक्टिविटी कुछ भी करा रहे हैं। बच्चे को स्वयं कुछ करने के अवसर देना। अवसर आपका टैगवर्ड है, एक तरह का पॉजिटिव टैगवर्ड है जिसको देख के आप आंसर लगाते हैं। तो बच्चा खुद से ही करने के, बच्चों को सीखने के अवसर दिए जाए, ठीक है। ये मोस्टली आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं, फटाफट से करते रहेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आकलन या इवैल्यूएशन, इसको कह सकते हैं हम, मूल्यांकन। और इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सभी में बनते हैं, सिर्फ सीडीपी में नहीं बल्कि सीडीपी, ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, सभी में जो है आपके आकलन से प्रश्न बनते हैं। और सेम टॉपिक यही रहेंगे, सेम कॉन्सेप्ट भी यही रहेगा। तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन मान के चलो आपके इसी टॉपिक से आने हैं। तो इसको बहुत ढंग से समझ लेते हैं और बहुत सिंपल चीजें आपको बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मूल्यांकन आपको सबको पता ही है, इसे बताने की जरूरत तो है नहीं। बच्चे के स्तर को जानना, बच्चे का ये जानना कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, ये सब जो है हमारा आकलन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए, ऐसा प्रश्न बनता है। तो आपको ऑप्शन क्या चुनना है? ऑप्शन ये आएगा आपका कि आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपूर्ण तभी होगी जब आकलन को उसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि भाई आकलन के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आपका शिक्षण जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। ये पता किससे चलता है? पता चलता है आपका आकलन से। जब आप आकलन करते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको पता चलता है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आ गया है, या हमने जो शिक्षण विधि यूज की थी वो हमारी सही रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ त्रुटि या कुछ कमी रह गई है तो आप उसको सुधारते हैं, फिर आपका शिक्षण अच्छा होता है। तो आकलन जो है वो बीच बीच में होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। दूसरी लाइन आ सकती है कि शिक्षण आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होना चाहिए, यानी कि उसके बीच बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल के एंड में कर रहे हैं, 6 महीने बाद कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं, बल्कि रोज होना चाहिए और बीच बीच में आपके होता रहना चाहिए, अंतर्निहित उसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट नोट करेंगे। दूसरी चीज है आपका सतत और व्यापक आकलन। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यहाँ पे सतत का मतलब होता है निरंतर, यानी कि लगातार चलने वाली चीज। तो ये जो है आपका लगातार होना चाहिए। जो बात मैं अभी बोल रहा था कि आकलन जो है आपका वो समय समय पर आपको करते रहना चाहिए, ताकि आपको बच्चे का स्तर और कठिनाइयां या त्रुटियां पता चलती रहें, ताकि आप उसमें सुधार कर पाए। तो ये सीसीई आपका यही बोलता है कि बच्चे का जो आकलन है वो निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो आप, ठीक है। और व्यापक का मतलब ये है कि व्यापक का मतलब बड़ा होता है, यानी कि बच्चे के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाए, सर्वांगीण क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक विकास का मूल्यांकन कर लिया या संज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन कर लिया, या फिर आपने गणित का और हिंदी का मूल्यांकन कर लिया, बाकी चीजें छोड़ दी। नहीं, उसके अंदर सभी चीजें सम्मिलित होंगी, अकेडमिक भी, नॉन अकेडमिक भी। अकेडमिक ये होती है सब्जेक्टिव, इंग्लिश, हिंदी, गणित वगैरह वगैरह। नॉन सब्जेक्टिव क्या होती है? जैसे खेलकूद, सामाजिक विकास, बच्चा दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, बच्चे का भाषा विकास कैसा हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये होती है नॉन अकेडमिक। तो इनको भी उसके अंदर शामिल किया जाएगा, तब आपका व्यापक बनेगा। तो व्यापक का मतलब यही होता है कि बच्चे के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाए, और उद्देश्य ये होता है कि सर्वांगीण विकास बच्चे का किया जाए, ठीक है। आगे है आपका निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में समझाऊंगा। निदानात्मक में एक वर्ड है आपका निदान। निदान का मतलब होता है पता करना या पहचान करना। क्या होता है? पता करना या पहचान करना। किस चीज की? बच्चे की कमियों की, त्रुटियों की, कठिनाइयों की। बच्चा सीखने में कहाँ गलती कर रहा है, क्या त्रुटि कर रहा है, इसका पता लगाना आपका निदानात्मक परीक्षण है। उन गलतियों को सुधारना आपका उपचारात्मक शिक्षण है। उपचार का मतलब होता है ठीक करना, सुधार करना। क्या होगा? ठीक करना या सुधार करना, यानी कि उन गलतियों को सुधारने के लिए जो है आप जो शिक्षण करते हैं उसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। अब दोनों चीजें आपको समझ आ चुकी है। वैसे इसका डिस्कशन तो हम पहले से भी करते ही आ रहे हैं। उसके बाद आकलन के उद्देश्य से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं कि आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं से आपके बाकी के सब भी बन जाएंगे। इन्हीं से पहला है बच्चे की कठिनाइयों एवं त्रुटियों का पता लगाना।
अभी हम इतनी देर से ये डिस्कस कर रहे हैं कि आकलन क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आकलन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, कितना सीख रहा है, बच्चे को कहीं कठिनाई तो नहीं आ रही है, कहीं परेशानी तो नहीं आ रही है, कहीं त्रुटि तो नहीं कर रहा है, इसीलिए तो कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य यह है कि उन त्रुटियों को सुधारा जाए। अगर हमारी शिक्षण विधियों में कहीं कमी रह गई है तो उनको सुधारा जाए। तो दूसरा उद्देश्य भी यही है कि बच्चे का स्तर जानना और अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, बच्चा कैसे सीख रहा है, हम शिक्षण कैसे कर रहे हैं, वो सब चीजें उसमें सुधार करना हमारा उद्देश्य होता है। तो यही कॉन्सेप्ट होंगे, बाकी और कुछ नहीं होता इसमें आकलन में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आपका संज्ञान तथा संवेग। तो देखिए संज्ञान तो आप समझ चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास हमने पढ़ लिया है, उस वही सब कुछ होता है और सीटेट में जो प्रश्न बनते हैं वो उसी से बनते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा संज्ञान से। दूसरी चीज है संवेग से प्रश्न बनता है। पहली चीज तो इन दोनों से एक प्रश्न बनता है और इसमें सिंपल सा याद रखने वाला फॉर्मूला ये है कि ये एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे में सन्निहित है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ये भी याद रखेंगे, ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संवेगात्मक रूप से सही नहीं है, यानी कि इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उसके जो है संवेग पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसका मन ही ठीक नहीं है या वो चिंता में है तो उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे बढ़ेगा? उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वो उसका जो है चीजों को सीखने में मन नहीं लगेगा, वो बच्चा जो है क्लास में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पर उसका असर पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं या सन्निहित हैं। नेक्स्ट आपका संवेग होता क्या है? संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है, एक तरह से आप सब लोग जानते ही हैं। जैसे कि हमें दुख होता है या गुस्सा आता है तो हमारी जो है एक उत्तेजित अवस्था हमारे सामने देखने को मिल जाती है। तो इस कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है। तो यहाँ पे जो है आपके सामने मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे कि दुख, डर, भय, घृणा, क्रोध, वात्सल्य, प्रेम, आमोद, भूख या आश्चर्य, ये सब क्या है? ये सब आपके संवेग के रूप हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है आपका अभिप्रेरण, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि समझने वाला है, ये आपके डेली लाइफ में काम आता ही है। तो इसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं बनते, बहुत सिंपल प्रश्न बनते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो प्रत्येक वह चीज जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर करती है या प्रेरित करती है उसे हम अभिप्रेरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन या प्रेरण या प्रेरणा हम उसको कहते हैं। प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मजबूर करती है। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन आपके अंदर है कि मुझे सीटेट को पास करना है, इसलिए आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई भी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है वही आपका प्रेरणा है, वही आपका अभिप्रेरण है। अब प्रेरणा जो है या अभिप्रेरण दो प्रकार के होंगे, एक होगा आंतरिक, एक होगा बाह्य। तो आंतरिक अभिप्रेरण वो होता है जिसकी वजह हमारे पास खुद होती है, यानी कि हमारे अंदर से खुद की वजह होती है कि हाँ मुझे जो है डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी ही है, या मुझे टीचर बनना है तो मुझे पढ़ाई करनी ही है। अब आपको कोई कहेगा नहीं, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि भाई मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, आप ये पढ़ाई कर लो। तो वहां पे क्या है, उसका आपको बाह्य प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको पता है मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूँ। तो जब हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं या खुद से ही करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरण, यानी कि वो हमारे अंतर्मन की आवाज है। अब बाह्य अभिप्रेरण क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरण ये होगा कि बाहरी चीजों या दूसरों के द्वारा मिलने वाली प्रेरणा। जैसे कि आपको ये कहे कि भाई जो है तू जो दिल्ली जाके ये सामान लेके आ जा, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। तो वो क्या है? आपको बाह्य अभिप्रेरणा मिल रही है, यानी कि आपको पैसा मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है, इसलिए आप वहां जा रहे हैं, वरना आपका कोई मतलब नहीं था वहां जाने का। ठीक है, कोई भी काम ऐसा जिसमें दूसरों की मर्जी से आपको हो, या आप कोई गेम खेलने जा रहे हैं, या आप कोई प्रतियोगिता आपको करनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपटीशन है, वहां पे आपको इनाम जीतना है, तो वो क्या हो जाएगा? वो बाह्य अभिप्रेरण है, आप पैसों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका अंतर्मन नहीं बोल रहा है, तो बाह्य अभिप्रेरण वो होता है आपका। अब इन दोनों में प्रभावी कौन सा होगा? तो इन दोनों में आंतरिक प्रेरण सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब बच्चा खुद से ही किसी काम को करना चाहेगा, खुद से ही पढ़ाई करना चाहेगा, तो उसमें वो ज्यादा सीखेगा, ज्यादा मन भी लगेगा उसका, और ज्यादा दिनों तक भी उसको वो चीज याद रहेगी। ठीक है, वो सीखा हुआ भी आपका स्थायी रहेगा। ठीक है, अब बात करें पुनर्बलन की, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। तो एक होता है आपका आंशिक पुनर्बलन, एक होता है सतत पुनर्बलन। पुनर्बलन वो होता है, जैसे कि मैं पुरस्कार की बात कर रहा था, कि आपको किसी भी काम करने के बदले या कुछ भी आप कर रहे हैं उसके बदले जो चीज मिलती है, चाहे वो आपकी वास्तविक चीज हो या आपकी कोई भावना हो। जैसे कि मान लीजिए या तो आपकी खुशी है
या आपको कोई शाबाशी दे रहा है तो वो भी पुनर्बलन है। अगर आपको कोई खाने की चीज दे रहे हैं बच्चों को, वो भी पुनर्बलन है। अगर कोई पैसे दे रहा है किसी काम को करने के, वो भी पुनर्बलन है। यानी कि कोई भी काम करने का जो हमें फल मिलता है उसको हम पुनर्बलन कह सकते हैं। एक तरह से रेनफोर्समेंट, यानी कि उस काम को करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है दूसरी चीजों से। तो दो प्रकार के होंगे, एक तो सतत, एक आंशिक। सतत का मतलब यह है कि आपको रेगुलर दे रहे हैं। बच्चे ने कोई भी एक्टिविटी किया, आपने फौरन उसको कुछ दिया। बच्चे ने ये काम किया, आपने फौरन उसको दिया। बच्चे ने कोई इंग्लिश की किताब पढ़ के बताई तो आपने फिर से उसको कुछ इनाम दिया। तो वो हो गया सतत, बार बार देना। आंशिक का मतलब होता है कभी कभी देना। तो एक बात है, सतत पुनर्बलन अगर आप रेगुलर देंगे तो बच्चे का आंतरिक अभिप्रेरण खत्म हो जाएगा। क्या? आंतरिक अभिप्रेरण खत्म हो जाएगा। उसको आदत पड़ जाएगी कि मुझे कुछ मिलेगा तब मैं काम करूंगा। इसलिए सतत पुनर्बलन आपका प्रभावी नहीं होता, आंशिक पुनर्बलन आपका प्रभावी होता है। क्योंकि आंशिक पुनर्बलन में उसको जो है इंतजार रहता है कि यार मुझे इस काम को अच्छे काम करने पे ये चीज मिली थी या शाबाशी मिली थी, तो मैं अब अच्छे अच्छे काम करूं। तो वो जो है बहुत सारे अच्छे काम करेगा, तब जाके आप कहीं उसको एक बार दे रहे हैं तो वो ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कई बार सेंटेंस में देखने को मिलेगी ऑप्शन में कि आंशिक पुनर्बलन जो है वो सतत पुनर्बलन से ज्यादा प्रभावी। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है और बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। इससे प्रश्न भी आपके बहुत बार बनते हैं। देखिए अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन की अगर मैं बात करूं तो इसको हम सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सृजनात्मक चिंतन। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, वो है आपका सृजन। सृजन का मतलब होता है क्रिएट करना, यानी कि किसी चीज को बनाना अपनी तरफ से। तो यहाँ पे क्या है, इस चिंतन वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारी चीजों का निर्माण खुद से कर लेते हैं, यानी कि उनके विचारों की क्षमता बहुत तेज होती है। वो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के एक से अधिक तरीके ढूंढ सकते हैं। उनकी जो है वो सृजनात्मक रूप से सोचते हैं, और ये बच्चे आपके सृजनात्मक बच्चे ही कहलाते हैं। सृजनात्मक बच्चों का ही आपका जो है ये अपसारी चिंतन जो होता है वो सृजनात्मक बच्चों का ही होता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा तरीके से सोचना या एक से ज्यादा तरीके किसी भी समस्या को हल करने के ढूंढ लेना, या किसी भी चीज को सीखने के लिए एक से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल कर लेना, यही आपका जो है अपसारी चिंतन होता है। और ये चिंतन आपका ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं, और ये सृजनात्मक बच्चों में ही पाया जाता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? ये सिंपल होता है, सामान्य चिंतन होता है। ठीक है, इसमें जो है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक तरीका ढूंढ लिया जाता है, या टीचर द्वारा जो बताया गया है उसी को वो मान लेता है, या पुस्तक के द्वारा जो पढ़ लिया उसी को वो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का सामान्य चिंतन है और प्रतिभाशाली बच्चों में पाया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों का जो चिंतन होता है वो आपका होता है अभिसारी चिंतन, और सृजनात्मक बच्चों का जो होता है वो होता है अपसारी चिंतन। सामान्य बच्चों का भी आपका अभिसारी होता है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मोस्टली आपसे यही पूछता है कि अपसारी चिंतन जो है किन बच्चों का होता है, तो सृजनात्मक बच्चों का होता है। ठीक है, इस चीज को नोट करेंगे आप। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो कुछ खास है नहीं, फिर भी ले सकते हैं आप। भाई अब करते हैं हिंदी पेडागोजी को स्टार्ट। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जो लाइंस आपके जो है एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं, और साथ में मैराथन क्लासेस जरूर देखते रहें भाई। जिन लोगों ने अभी तक मैराथन क्लासेस नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना सीटेट मैराथन क्लास 2021, या इसी नाम से प्लेलिस्ट पे हमारी बनी हुई है सीटेट मैराथन क्लास 2021। तो उसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास मिलेंगी। उससे आप प्रैक्टिस जरूर करें, वो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी, और उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका हिंदी पेडागोजी में है वो है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। देखिए इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपके मोस्टली ज्यादातर प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। इससे डायरेक्टली आपके प्रश्न बनते हैं और कुछ इनडायरेक्टली भी बनते हैं, तो दोनों वे में बनते हैं। इसलिए ये आपका बेस है, यूं कहेंगे हम हिंदी पेडागोजी के, कि अगर आपने अधिगम और अर्जन का मतलब नहीं समझा तो आप जो है हिंदी पेडागोजी को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। देखिए अर्जन जो होता है एक्विजिशन, जिसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में, और अधिगम लर्निंग। एक्विजिशन जो है जब बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा अपने परिवार में आया है तो उसका जो है भाषा विकास स्टार्ट हो चुका है। भाषा विकास जो है पैदा होते ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो है आप बड़ों की बातों को सुनने लगता है। तो जो बच्चा बड़ों की बातों को सुनता है, यानी कि अपने परिवार से और समाज से, कहां से? परिवार से और समाज से जो सीख रहा है वही उसकी भाषा जो है वो भाषा आपकी अर्जन कहलाती है। कैसे सीख रहा है? बच्चा जो है हियरिंग कर रहा है, और उसके बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका अनुकरण स्टार्ट कर देता है। यानी बच्चा जो है अपने माता पिता की या भाई बहनों की जो भाषा होती है उसको दोहराना स्टार्ट कर देता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम अनुकरण।
क्या कहेंगे, अनुकरण कहेंगे। बच्चे को यहाँ पर जो है कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा जो है ऑटोमेटिकली अब इस भाषा को सीखने लगता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपकी सहज और स्वाभाविक होती है। जो आपकी भाषा अर्जन होती है वो आपका सहज और स्वाभाविक होता है। दूसरी बात यह है कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है वो उसकी मातृभाषा होगी, क्योंकि शुरू में जो बच्चा अपने माता पिता से, अपने परिवार से भाषा सीखता है वो आपकी मातृभाषा ही होती है। तो एक पॉइंट ये हुआ कि भाषा अर्जन जो है वो हमेशा मातृभाषा का ही होगा। दूसरी चीज, अगर हम अधिगम की बात करें तो जब बच्चा विद्यालय जाता है तब आपका जो है विद्यालय जाने पे क्या होता है, बच्चे का अधिगम शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, पहले जो है भाषा जो बच्चा सीख रहा है वो अपने माता पिता की या अपने भाई बहनों की, अपने समाज की जो भाषा है उसको सीख रहा है, उसका अर्जन कर रहा है। वहां पे व्याकरणिक रूप से नहीं सीखता, वहां पे बच्चा एज इट इज सीखता है जैसे उसके समाज में बोली जाती है। लेकिन अधिगम में क्या होता है, वहां पे मानव भाषा शुरू हो जाती है। पहली चीज तो यह है कि ये विद्यालय जाने पे स्टार्ट हो रही है। विद्यालय जाने पर आपका अधिगम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका विद्यालय जाने से पहले होता है, जो आपका विद्यालय से पहले होगा अर्जन। इसमें क्या है, इसमें आपके व्याकरणिक रूप होते हैं। इसका मतलब आपका ये या तो मानक भाषा का आपका अधिगम होगा या फिर आपका द्वितीय भाषा का होगा। मानक भाषा का मतलब यह है कि जो भाषा आपकी मातृभाषा है, जब आप उसको शुद्ध रूप में सीखते हैं या उसका व्याकरणिक रूप सीखते हैं, उसको शुद्ध नियम के अकॉर्डिंग सीखते हैं, तब उसको मानक भाषा कहा जाता है। तो अगर आपकी हिंदी भाषा ही मातृभाषा है, जब आप उसका व्याकरणिक रूप सीखेंगे स्कूल में जाकर, तो आपका जो है वही मानक भाषा कहलाएगी। और द्वितीय भाषा आपकी कोई भी हो सकती है, हिंदी के अलावा जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत, पंजाबी वगैरह, जो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। तो ये जो है आपका प्रयास पूर्ण होता है, जो आपका अधिगम होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को नियम भी याद करने पड़ेंगे, व्याकरण भी याद करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें इसको सीखनी पड़ेंगी, इसलिए उसको प्रयास करना वहां पे पड़ता है। तो अर्जन जो है वो सहज स्वाभाविक है, लेकिन जो आपके अधिगम है वो प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके शिक्षक भी होंगे, यहाँ पे आपकी पाठ्य पुस्तकें भी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपका कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होता, कोई भी चीजें नहीं होती। ये आपका भाषा अर्जन जो है वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कोई भी टीचर पढ़ा नहीं रहा है, कोई कायदा कानून नहीं होता और कोई जो है टाइम टेबल आपका नहीं होता। लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है, औपचारिक होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रोल प्ले करता है वो बात समझने वाली ये है कि भाषा अर्जन जो है वो विद्यालय जाने से पहले हो रहा है और अधिगम जो है वो विद्यालय जाने के बाद हो रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा विद्यालय जाए ही नहीं, ठीक है, अगर कोई बच्चा या किसी व्यक्ति को तालीम या शिक्षा जो है मिले ही ना, तो उसका भाषा अर्जन तो जरूर होगा, भाषा अधिगम उसका नहीं होगा। ये चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका भाषा कौशल, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। और इससे भी आपके कम से कम 3 या 2 नंबर आपके कम से कम 2 है, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर इससे मान के चलो कि इसी टॉपिक से आने हैं। और जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं यही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, इनके अलावा नहीं आ सकता। जो पॉइंट सामने आपके लिख दिए हैं इन्हीं के अंदर से आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए कर लेते हैं। इसके आगे अभी बहुत सारी चीजें करनी है। पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताऊंगा, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस की एनसीईआरटी भी मैं आपको बताऊंगा, मैथ के न्यूमेरिकल, बहुत सारी चीजें भी आपको बतानी है। मतलब यूं समझ लीजिए जो आपसे वादा किया है वो कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, पूरा निचोड़ जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। ये एक वीडियो आपका जो है कल्याण कर देगी। देखिए भाषा कौशल क्या होता है, भाषा कौशल वो है जो हमारी भाषा को इम्पोर्टेंस बनाते हैं, हम इम्पोर्टेंट बनाते हैं, यानी कि उन कौशलों का यूज जो हम बातचीत में या अपने भावों को अभिव्यक्त करने में या दूसरों की बातों को समझने के लिए करते हैं। देखिए सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, ये 4 जो है हमारे कौशल हैं यहाँ पे। अब पूछता आपसे क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से ग्रहणात्मक हैं, कौन से आपके अभिव्यक्तात्मक हैं। तो भाई ग्रहणात्मक कौशल वो होते हैं जिनके द्वारा दूसरे की बात को या ज्ञान को ग्रहण किया जाए, और अभिव्यक्तात्मक वो होंगे जिनके द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो अब यहाँ पे अगर एग्जांपल हम बात करें तो हम जो ग्रहण करते हैं वो या तो सुन के करेंगे, ठीक है, या तो सुन के हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे, या फिर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान जाएगा, यानी कि ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना ये 2 चीजें क्या हो गई, ये आपके ग्रहणात्मक कौशल हो गए। और अभिव्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो बोल के अपनी बात को बता सकते हैं या फिर लिख के अपनी बात को बता सकते हैं। तो लिखना और बोलना जो है यहाँ पे क्या हो गया आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल आपके
हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम तो भाषा कौशल जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ये पॉइंट आप नोट करें, ये डायरेक्टली आपको जो है क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलेगा, लिख देगा वो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये इनमें से कोई एक मिलेगा आपको, तो वो आपको छांट के निकालना होगा। इनको सभी को याद रखेंगे। श्रवण कौशल जो है वो अन्य सभी कौशलों का आधार होता है, क्योंकि बच्चा अगर सुन नहीं पाएगा तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक इनपुट अंदर नहीं जाएगा तो आउटपुट कैसे आएगा। तो ये चीज आपने देखी होगी, जो बच्चे बचपन से ही आपके सुन नहीं पाते तो वो बचपन से ही बोल भी नहीं पाते, उनका भाषा विकास नहीं होता। ठीक है, भाषा कौशल जो है वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ये बात आप समझ ही चुके हैं। भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, जिसको हमने LSRW नाम से जो है नियम पढ़ा था। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पहले लिसनिंग होती है, उसके बाद स्पीकिंग होती है, पहले आपकी रीडिंग होगी, उसके बाद ही राइटिंग होगी। तो ये आपका एक रूल होता है। और पठन कौशल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अर्थ ग्रहण करना होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, एक प्रश्न आपका पठन से जरूर बनता है और ऑप्शन में आपको अर्थ जरूर मिलेगा। अगर प्रश्न आपका कहीं भी पठन से रिलेटेड आपका प्रश्न है और ऑप्शन में अर्थ देखने को मिल जाए तो वही ऑप्शन राइट लगाना, इसमें अर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है आपका भाषा विविधता और बहुभाषिकता। उसके अलावा भी मैंने आपको नीचे जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे आपकी एक एक लाइन आपका एक एक नंबर बढ़ाती चली जाएगी। एक एक लाइन आपकी ऐसी है जो आपको एग्जाम में ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी, एक एक लाइन यहाँ पे। देखिए, बहुभाषिकता के बारे में जो है आपको सिर्फ 3 लाइनें बताऊंगा और उन 3 लाइनों को अगर आपने याद रख लिया तो आपका बहुभाषिकता से रिलेटेड प्रश्न आपका गारंटी देता हूं गलत हो ही नहीं सकता। और बहुभाषिकता एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एग्जाम से हट भी नहीं सकता, मतलब ये टॉपिक आपका आना ही आना है। एक प्रश्न आपका बहुभाषिकता से बनना ही बनना है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है कि जो आपकी क्लास में बच्चे हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी मातृभाषाएं जो है वो सबकी अलग अलग होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं भाषा विविधता या बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या है? पॉजिटिव थिंग है एक तरह की या फिर निगेटिव थिंग है? तो भाई एक पॉजिटिव चीज है जो आपकी बहुभाषिकता है। क्यों है? क्योंकि ये संसाधन के रूप में काम करती है। एक तो ये है कि सभी बच्चों को एक दूसरे से नए नए वर्ड, नए नए शब्दावली सीखने को मिलती है। दूसरी चीज ये है कि आप जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसका उपयोग करके आप बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में अच्छे तरीके से समझता है। तो इसलिए आपके लिए एक संसाधन का काम करती है जो बच्चे की मातृभाषा होती है। इसलिए हमेशा बच्चे की मातृभाषा को और बच्चे के अनुभवों को कक्षा में भूमिका दी जाए, महत्व दिया जाए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉइंट आपका ये है कि जो आपकी बहुभाषिकता होती है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। ये जो बच्चे बहुभाषिक होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि बच्चे के अधिगम को बढ़ावा देती है या वृद्धि करती है। ये 3 पॉइंट याद रखो, इनके अलावा कोई चौथा पॉइंट आपको मिलता ही नहीं है। बहुत ही अच्छे पॉइंट है, ये ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक थिंग और है, एक चीज और है यहाँ पे ट्रिक इसको सॉल्व करने की, कि जो बहुत बहुभाषिकता है वो आपकी एक पॉजिटिव चीज है, ना कि निगेटिव। तो अगर किसी भी ऑप्शन में निगेटिव वर्ड लिख दिया उसने, जैसे कि बहुभाषिकता जो है बच्चों को भाषा सीखने में जटिलताएं पैदा करती है, या बहुभाषिकता जो है वो शिक्षक को भाषा सिखाने में चुनौतीपूर्ण व्यवहार उत्पन्न करती है, ऐसा कोई वर्ड, चुनौती, जटिल, बाधा, इस प्रकार का वर्ड आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, उसको आप हटा देंगे अलग। जो आपके पास एक बचेगा वही आपका आंसर होगा। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। लिख लो फटाफट से इसको, क्योंकि ये लाइन आपको जरूर मिलेगी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को, और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, भाषा सीखने के उद्देश्य। एक प्रश्न आपका गारंटी से भाषा सीखने का उद्देश्य से बनेगा, दूसरा प्रश्न भाषा सीखने के आकलन से बनेगा, और दोनों का एक ही फंडा है, एक ही ट्रिक है, और एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द है आपका भाषा प्रयोग। अगर ये वर्ड याद रख लिया तो समझ लो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ये आपका एक टैग वर्ड है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना सीख जाए, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, दूसरे की बातों को समझ पाए। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में आपको ये दिखेगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, या फिर बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। इसमें क्या है, इसी प्रकार से हम बात करें भाषा आकलन के उद्देश्य की, तो वो भी यही होता है कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने को ये मिलेगी आपको कि ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं, भाषा प्रयोग का उद्देश्य क्या है।
तो भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य में मिलेगा कि बच्चे को बोलने की क्षमता का विकास करना, बच्चे की सुनने की क्षमता का विकास करना, बच्चे की लिखने की क्षमता का विकास करना और बच्चे की भाषा प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। तो आपको चुनना कौन सा है? भाषा प्रयोग वाला। क्यों? क्योंकि ये वाइड हो गया, ये आपका व्यापक कथन हो गया। क्योंकि भाई आपका लिखना सिर्फ एक कौशल है, बोलना सिर्फ एक कौशल है, लेकिन भाषा प्रयोग के अंदर तो सारे आ चुके हैं। भाषा प्रयोग करने का मतलब यही है कि लिखना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, सुनना बोलना सब कुछ आ चुका है भाषा प्रयोग के अंदर। तो वो एक व्यापक हो गया। तो आप जो है बड़ी चीज को चुनेंगे, भाषा प्रयोग को चुनेंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो सर्वाधिक उपयोगी होता है। पोर्टफोलियो क्या है ये सब लोग आप लोग जानते हैं, इसकी डिटेल में भी वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या है इतना लिखना है यूट्यूब पे, आगे एसए टीचर अकेडमी लिख देना, डिटेल वीडियो निकल के आ जाएगी, पूरा समझाया हुआ है। तो पोर्टफोलियो जो आंकड़ा बच्चे का रखा जाता है उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो आकलन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन में सिर्फ एक शब्द देखने को मिलेगा, पोर्टफोलियो, वही ऑप्शन लगा देना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं सीटेट के, तो नोट्स भी ले लेना। नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि नोट्स के अंदर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी कंप्लीटली, और बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड आपका बनने वाला है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स अगर आपने पढ़ लिया, कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी सफलता जो है निश्चित है इस बार। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक लाइन के पॉइंट है, और एक एक प्रश्न आपके यहाँ पे सही होते चले जाएंगे। मतलब इनसे एक एक प्रश्न आपके बनेंगे डायरेक्टली, एक एक लाइन जो है आपका एक एक नंबर पक्का कर रही है। देखिए, भाषा की कक्षा में खेल को क्यों महत्व दिया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछता है वो। तो यहाँ पे सीधा सीधा जवाब ये है कि खेल जो है वो अधिगम को विस्तार देते हैं, या फिर भाषा विकास को विस्तार देते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा खेलेगा आपस में, तो एक दूसरे से बातचीत करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे की बातों को समझेगा भी, अपनी बातों को समझाएगा भी। तो क्या होता है, उससे अधिगम बढ़ता है, भाषा विकास बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है कि लेखन कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो लेखन कार्य में लिखने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विचारों की अभिव्यक्ति। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विचारों की अभिव्यक्ति होता है। ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन इसके इस तरह से मिलते हैं कि इसमें जो है लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे देगा सुंदर लिखावट, दूसरा दे देगा वो आप अच्छी शब्दावली, तीसरा दे देगा आपको श्रुतलेख जिसको इमला बोलते हैं, चौथा ऑप्शन दे देगा विचारों की अभिव्यक्ति। तो विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपकी लिखावट कितनी सुंदर है ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपने उसमें कितने अच्छे विचार व्यक्त किए हैं ये मैटर करता है। आप जो है कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है ये देख के आप पढ़ेंगे, आप देख के ये पढ़ेंगे कि उसके अंदर कंटेंट जो है, जो वो मैटर कितना इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरी, लेखन जो है एक तरह की बातचीत है। क्यों? क्योंकि लेखन के द्वारा जो है हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, इसलिए एक तरह की बातचीत है। बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बच्चे जन्म से ही होते हैं, ऑप्शन में दे देगा एक भाषिक, द्विभाषिक, या बच्चे भाषा नहीं जानते हैं जन्म से, या फिर बहुभाषिक। तो बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। 3 पॉइंट बता रहा हूँ, 3 शब्द बता रहा हूँ, इनके अलावा चौथा कोई नहीं होता, सिर्फ इन तीनों में से ही आपको ऑप्शन मिलेगा। एक है प्रिंट समृद्ध माहौल, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है आपका बाल साहित्य। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा ऑप्शन में, और वही ऑप्शन आप जो है उसको सही लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक में या पाठ्य पुस्तक का अगर निर्माण आप कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखा जाएगा, ये प्रश्न भी आपका बनता है। तो यहाँ पे एक वर्ड बता रहा हूँ, एक वर्ड याद रख लेना, और आपका ऑप्शन ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। और वर्ड है वो विभिन्नता या विविधता, यानी कि डिफरेंशिएशन जिसको हम कहेंगे। इससे पर्यायवाची जितने भी शब्द होंगे वो सब समझ लेना, और इनमें से ही कोई ना कोई शब्द आपको देखने को मिलेगा कि पाठ्य पुस्तक की विभिन्न रंगतें, विभिन्न छटाएं, या विभिन्न जो है उसके शैलियां उसको कह सकते हैं, या वैविध्य कह सकते हैं। मतलब इसका ये है कि इसके अंदर विविधता आपको लानी है, विविधता ही जरूरी है, विभिन्नता जरूरी है अगर आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं। तो इनमें से एक वर्ड जरूर देखने को मिलेगा ऑप्शन में, वही ऑप्शन आपका गारंटी से राइट होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो चलिए अब हम करते हैं पैराग्राफ को सॉल्व यहाँ पे। तो पैराग्राफ को सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है, सिंपल वे क्या है, उसको हम बताएंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा पैराग्राफ लिखा है, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ आता है, लेकिन हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं उतना बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे लिख पाऊँ।
तो इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल के लिए एक तरह से पैराग्राफ लिया है कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इसको कर पाएंगे। इसके अलावा अगर और देखने हैं आपको तो अलग से भी वीडियो मैंने बना रखी है, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। आप सॉल्व लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज इन सीटेट, इस तरह से लिखना। या अगर नहीं आए तो ऐसे टीचर अकेडमी आगे डाल देना। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो जो इंपोर्टेंट लाइंस होती हैं या इंपोर्टेंट वर्ड आपको लगते हैं तो उनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। पेंसिल आप अपने पास रखेंगे, वहां पे कोई मना नहीं करेगा पेंसिल के लिए। तो क्या करेंगे, हमारा जीवन विज्ञान से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो क्या है, किससे घिरा हुआ है, विज्ञान से घिरा हुआ है। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया, विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है। क्या बनाया, सुविधाजनक बनाया है, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। तो इंपोर्टेंट चीजों को अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो उससे आपको बहुत सुविधा मिलने वाली है। परंतु यह हमें हमारी संस्कृति से दूर भी करता जा रहा है, हमारी संस्कृति से दूर भी करता जा रहा है। आजकल के युवाओं पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, युवाओं पर प्रभाव बहुत पड़ रहा है। आगे है, युवा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। विज्ञान के कारण मनुष्यों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है। हमें इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना हमारा सामाजिक जीवन अंधकार में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अंधकार में चला जाएगा हमारा सामाजिक जीवन। तो मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसके नीचे मैंने कर लिया अंडरलाइन। अब क्या होगा, मैं एक साइड में यानी कि वन साइड में एक नजर में जो है इसको पहचान लूंगा अगर मुझे प्रश्न में ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने अंडरलाइन किया है तो ये हाईलाइट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो अब जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो विज्ञान ने हमारे जीवन को बनाया है। क्या बनाया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका व्यस्त बनाया है, दूसरा सुविधाजनक बनाया है, तीसरा अंधकारी बनाया है, चौथा है सामाजिक बनाया है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे देखूंगा तो मैंने कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया था, देखिए ये रहा, विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है। तो अगर आपने अंडरलाइन करके रखा हुआ है तो बहुत जल्दी हाईलाइट होगा, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। सेकेंड प्रश्न आपके आता है, दूसरा प्रश्न आपका, विज्ञान का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है बुजुर्गों पर, दूसरा है बच्चों पर, तीसरा है युवाओं पर और चौथा ऑप्शन है स्त्रियों पर। अब जैसे ही मैं पैराग्राफ पर नजर डालूंगा तो मुझे अंडरलाइन ऑप्शंस में अंडरलाइन वाले वर्ड ढूंढने हैं सिर्फ, तो मुझे यही मिल जाता है, आजकल के युवाओं पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव युवाओं पर पड़ा है, मेरा ऑप्शन राइट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पे आता हूं, विज्ञान के कारण। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जीवन सुखी हो गया है, दूसरा है युवाओं का जीवन सुखी हो गया है, तीसरा है हमें रोजगार मिला है और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक दूरियां बढ़ गई हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर ढूंढता हूं तो मुझे यहीं पे अंडरलाइन में मिल जाएगा कि विज्ञान के कारण मनुष्यों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ गई है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विज्ञान के कारण हमारे अंदर हमारे बीच सामाजिक दूरियां बढ़ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे पूरा पैराग्राफ सॉल्व करने में। और अगर आप वैसे ही पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो इसका पढ़ते 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 ही आपका आधा घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिंपल वे में करो इस तरीके से, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो फटाफट से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त चीजें भी आपको बतानी रह गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें इसको। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं हम एनवायरमेंटल स्टडीज की तरफ, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की तरफ, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो अभी जो है आपके 30 नंबर पक्के कर देते हैं, चलिए फटाफट से। तो देखिए, इसमें मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। अगर हम पहले कर रहे हैं हम ईवीएस पेडागोजी, तो पेडागोजी में क्या है, एक्चुअली पेडागोजी जो है वो आपकी एक ऐसी चीज है जिसमें अगर कुछ पॉइंट्स आपने याद रख लिए तो आप 15 के 15 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स नहीं है, जैसे अगर हम बात करें सीडीपी की तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग, और आपकी हिंदी पेडागोजी है उसमें अलग अलग टॉपिक हैं, बहुभाषिकता अलग टॉपिक हो गया आपका, अर्जन भाषा अर्जन अलग टॉपिक हो गया आपका, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। भाषा कौशल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स ईवीएस में नहीं है, बल्कि ईवीएस एक थॉट बेस्ड आपका सब्जेक्ट है। अगर आपने समझ बना ली, और समझ में अभी आपको बता दूंगा और टैग वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये दो चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो 15 के 15 नंबर आपके परफेक्टली यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ में मैराथन क्लासेस देखना मत भूल जाना। देखिए, यहाँ पे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रिक्स भी पता चल रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैराथन क्लासेस जरूर देखें आप, और मैराथन क्लासेस में सेलेक्टेड वो क्वेश्चन है आपके जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे,
उन्हीं में से आना है, मैराथन क्लासेस में से ही आपका पेपर बनेगा, यूं मान के चलो। तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जरूर देखें सीटेट मैराथन क्लासेस 2021। सब्जेक्ट के नाम से अगर आप सर्च करोगे ईवीएस की, सीटेट ईवीएस एनसीआर, सीटेट ईवीएस मैराथन क्लास, इस तरह से आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आ जाएगी, जरूर देखें उनको, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो एक एकीकृत विषय है। एकीकृत का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी चीजें मिला दी गई हो, इकट्ठा कर दी गई हो। उसके आगे लिखा भी है जिसमें भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि विषयों से विषय वस्तु ली गई है। क्योंकि इतने सारे विषयों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इतना हाई लेवल का उस जगह पे नहीं होता कि बच्चों को सभी सब्जेक्ट जो है आप अलग अलग तरीके से पढ़ा पाएं या अलग अलग सब्जेक्ट उसको पढ़ा पाएं। तो उन्होंने क्या किया एनसीईआरटी ने कि सभी सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा कंटेंट उठाया जितनी जरूरत थी प्राइमरी लेवल के लिए, और उन्होंने उसको मिक्स करके एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया पर्यावरण अध्ययन। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम उसको जो है एकीकृत विषय हम उसको मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक पॉइंट आपका जो है नोट करने वाला ये है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो अपने नाम में ही अपने आप को समाहित किए हुए है। पर्यावरण का मतलब आप सब लोगों को पता ही है क्या होता है। पर्यावरण वो होता है जो हमारे चारों तरफ है, और जो हमारे चारों तरफ है हमारी कम्युनिटी, हमारा पेड़ पौधे, हमारे आसपास की चीजें, वो सब चीजें, तो उनका अध्ययन करना ही पर्यावरण अध्ययन है। तो अपने आसपास की जो चीजें हैं और जो कम्युनिटी है वो आपका बहुत बड़ी महत्व रखती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पेडागोजी सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी ट्रिक्स आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे मेन चीज आपको याद रखनी होगी कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को, पाठ्य वस्तु को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जिस ऑप्शन में ये देखने को मिल जाए बाहरी दुनिया से जोड़ना, आंख बंद के आंसर राइट लगा देना, आंख बंद करके 100% आंसर आपका सही जाएगा। बाहरी दुनिया से जोड़ना, क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही यही है कि आप जो है अपने स्टूडेंट्स की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको पर्यावरण में सिखाओ, यानी कि बाहरी दुनिया से, वास्तविक दुनिया से उसको जोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो गतिविधियां एवं क्रियाकलाप का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्यावरण है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। याद करो, इसको नोट करो बिल्कुल फटाफट से कि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा करके सीखना आएगा। बच्चों से करवाओ, जितना प्रैक्टिकल करा सकते हो, जितनी गतिविधियां करा सकते हो। थ्योरेटिकल का तो मतलब ही नहीं बनता, व्याख्या का मतलब नहीं बनता। व्याख्या वर्ड को अगर आ जाए कहीं भी, ये निगेटिव टैग वर्ड है, व्याख्या का मतलब ही नहीं बनता। सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए आपका पर्यावरण। दूसरा है बच्चा आपका सक्रिय होना चाहिए, बच्चा आपका एक्टिव होना चाहिए। मैं कहता हूं 15 अगर प्रश्न आते हैं ना तो उनमें से 10 पे ये ट्रिक काम करेगी। 15 में से 10 पे ये ट्रिक काम करेगी कि बच्चा आपका एक्टिव है या नहीं है। जिस ऑप्शन को देख के ये लग जाए कि बच्चा एक्टिव है, उस ऑप्शन को आंख बंद करके सही लगा देना। पर्यावरण अध्ययन बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसकी पेडागोजी बहुत ही छोटी चीज पे बेस्ड है, और वो यही है कि बच्चा आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य। तो क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य जो होता है वो है ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना और बच्चों को वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना, यानी कि कम्युनिटी में ले जाके रियल नॉलेज आप उनको दे रहे हैं, ये आपका यहाँ पे उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों को समूह परियोजना दी जाए। ये भी किस पे डिपेंड है? सक्रिय होने पे। भाई बच्चों को समूह परियोजना क्यों दे रहे हैं? ताकि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ काम करें, पर्यावरणिक चीजें सीखें और बच्चा एक्टिव रहे, करके सीख रहा है। जो आपका इससे नेक्स्ट पॉइंट है वो भी आपका एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका पूरी की पूरी पर्यावरण अध्ययन की पेडागोजी डिपेंड है कि बच्चे की पूर्ण सहभागिता हो। क्या बोल दिया? बच्चे की पूर्ण सहभागिता हो। अगर ये तीन चीजें, दो ये हो गई, एक है आपका प्रयोग जिसको हमने कहा कौन से ऑप्शन में कवर किया है, गतिविधियां और क्रियाकलाप। ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर ये तीन पॉइंट आपने याद रखे तो आपकी 15 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे। एक चीज बच्चा आपका सक्रिय हो, दूसरा बच्चा संपूर्ण सहभागी हो। बच्चों से ही एक्टिविटी कराओ। जिस ऑप्शन में आपको ये लग रहा है ना कि बच्चा सम्मिलित है, बच्चा कुछ कर रहा है, जैसे कि एक प्रश्न आता है सिंपल सा कि बच्चों को जो है बीज अंकुरण की अवधारणा पढ़ानी है तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी होगी, ये प्रश्न आता है सिंपल सा। उसमें एक प्रश्न देता है वो, उसमें ऑप्शन देगा बच्चों को बीज अंकुरण पर वीडियो फिल्म दिखाना, बच्चों को जो है वृक्ष चित्र दिखाना, या बच्चों से जो है बच्चों को बोर्ड पर लिखकर जो है समझाना। और उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि बच्चों से बीज बोने के लिए कहना और बीज अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने के लिए कहना और उस पौधे की देखभाल करने के लिए कहना।
तो भाई उसमें क्या है, उसमें बच्चे ने खुद से काम किया है और बच्चा खुद से बीज बो रहा है, यानी कि बच्चा एक्टिव है, सहभागी है, बच्चा खुद से उसके चरणों का अवलोकन कर रहा है, वास्तविक ज्ञान मिल रहा है, सीधी बात है। तो जहां पे आपको जिस ऑप्शन को देख के ये लग जाए कि हाँ इसमें बच्चा काम कर रहा है, बच्चा सहभागी है, वो ऑप्शन आप आंख बंद करके लगा देना। ईवीएस का यही रोल है आपका, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इनको सब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कुछ और पॉइंट है ऐसे ही इंपॉर्टेंट, वो आपको बताता हूं। तो आपके नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि आपका गृह कार्य या दत्त कार्य देने का उद्देश्य अधिगम विस्तार होता है। ये पॉइंट आपका सिंपल से क्वेश्चन बनता है कि अधिगम दत्त कार्य या गृह कार्य बच्चों को क्यों दिए जाते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य होता है आपका अधिगम विस्तार करना। सिंपल से याद रखेंगे। दूसरा है आपका कि प्रश्न पूछना बच्चे के चिंतन कौशल एवं कल्पना कौशल को बढ़ाता है। ये प्रश्न आपका बहुत बार बनता है कि एक अध्यापिका है, वह बच्चे से प्रश्न पूछती है, किसी भी प्रकार के गहन अध्ययन परक प्रश्न पूछती है, गहन चिंतन वाले प्रश्न पूछती है कि अगर हवा में पानी में हवा है तो उससे क्या होगा, या आपके जो है आपके गांव में 1 महीने के लिए बिजली ना आए तो क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो आपके चिंतन कौशल और कल्पना कौशल को बढ़ाते हैं। ये ऑप्शन में दिया होता है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, यदि और तो वाले प्रश्न आते हैं आपके, यदि और तो वाले प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे बनते हैं, यदि धरती से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, यदि सभी प्रकार के वाहन जो है 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा। तो यदि और तो वाले प्रश्न जो होते हैं ये आपके कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियां बच्चों की रुचि बढ़ाने का एक उत्तम साधन है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्रश्न आपका ये पूछता है कि आपका ईवीएस एनसीईआरटी जो है वो कक्षा 3 से 5 तक ही क्यों है, कक्षा 1 से शुरू क्यों नहीं किया गया। ये आप सब लोग जानते हैं कि ईवीएस जो है वो आपका कक्षा 3 से स्टार्ट होता है, तो उसको फर्स्ट क्लास से क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। उसका कारण ये है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या संदर्भ इसको ये भी कह सकते हैं संदर्भगत स्थितियों का निर्माण किया जाता है एक प्रकार से, तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो आपकी ईवीएस पेडागोजी, इसको ध्यान में रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैराथन क्लास को अभी फटाफट जाके अभी सॉल्व करना, तो आपके जो है मैं कहता हूँ 100 में से 99 आपके सही होंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले हैं, ये पॉइंट्स याद रखो। और यूट्यूब पे सर्च करना सीटेट ईवीएस पेडागोजी मैराथन, क्या करेंगे, सीटेट ईवीएस पेडागोजी मैराथन, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे, इनको ध्यान में रख के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है 1 नंबर हो जाएगी। अब बचा आपका एनसीईआरटी वाला कंटेंट। देखो, तो एनसीईआरटी वाला कंटेंट अगर इस वीडियो में हम समाहित करेंगे तो ये वीडियो जो है 1.5-2 घंटे लंबी और हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की एक वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स। अगर आप ये सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर सारे के सारे एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, एनसीईआरटी के नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन उस वीडियो में है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे, 15 नंबर आपके वहां से पक्के हो जाएंगे, 15 यहाँ से 30 के 30 नंबर आपके गारंटी से पक्के हो जाते हैं। अगर ये कर लेंगे आप तो 30 में से 29 नंबर आपके मैं लिख के देता हूँ, जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो चुका है आपका कवर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, आगे मैथ का कंटेंट और पेडागोजी देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम गणित पेडागोजी की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ मुख्य बिंदु मैंने लिखे हैं आपके लिए, तो इनका आपको ध्यान रखना है मैथ पेडागोजी को सॉल्व करते हुए। तो आपके मोस्टली आपके क्वेश्चन राइट होंगे। उसके बाद में मैं आपको कुछ शिक्षण विधियां बताऊंगा गणित की जो पूछी जाती है, और 1-2 सिद्धांत वगैरह, ठीक है। तो चलिए इनको करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि गणित जो है वो एक तार्किक विषय है। अगर डायरेक्टली कई बार प्रश्न आ जाता है या ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, तो अगर प्रश्न आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कुछ चीजें, तो वहां पे मोस्टली अगर आपको तार्किक शब्द मिल रहा है या तर्कना, तो आप उस ऑप्शन को चुन सकते हैं कठिन अवस्थाओं में कि यहाँ पे भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगर गणित के बारे में है तो तार्किक वगैरह जहां पे भी होंगे वो आपका ऑप्शन आपको राइट मिलेगा। दूसरी बात ये है कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता जो है वो गणितीय तर्कणा की सूचक है। ये आप मोस्टली लाइन को याद करेंगे। तीसरी पॉइंट है आपका गणित शिक्षण रचनावाद पर आधारित होना चाहिए। अब रचनावाद क्या है, रचनावाद जो है उसी पे एनसीईआरटी भी आधारित है आपका। तो रचनावाद ये कहता है कि आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक एक्टिविटीज कराएं, यानी कि प्रैक्टिकल कराएं, करके सीखना जिसको हम कहते हैं कि बच्चों द्वारा करके सीखना जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
तो इसमें भी यही है, जब ये रचनावाद पे आधारित है तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करने का या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का खुद से मौका दिया जाए, खुद से अवसर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट यही लिखा हुआ है, सीधी बात इसी का एक्सप्लेनेशन है, बच्चों को खुद से करके सीखने का अवसर दिए जाएं, जो मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गणित का अध्ययन बच्चों की अपनी शक्ति का चिंतन, तर्क शक्ति, मानसिक क्रियाओं आदि का विकास करता है। तो ये सब आपको पता है, जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं जैसे कि तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, शब्दावली, आत्मविश्वास, दृढ़ता, ये सब का विकास होता है गणित के अध्ययन से। ठीक है, और गणित जो है वो विज्ञान विषयों का आधार विषय है, क्योंकि भाई गणित के बिना विज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि विज्ञान में जितनी भी आपकी अवधारणाएं बनेंगी वो सारी कैलकुलेशन पे और गणित पर आधारित होंगी। भाई विज्ञान ने पता लगाया कि धरती से सूरज तक की दूरी कितनी है, लेकिन किसके आधार पे? नापा कैसे? गणित के आधार पे ना। लेकिन जो भी चीजें मतलब गणित के अंदर बहुत सारी जितनी भी चीजों की आप बात करोगे विज्ञान की, जैसे कि विज्ञान की अगर हम बात करें, विज्ञान ने कंप्यूटर बनाया, लेकिन क्या कंप्यूटर को बनाने के लिए गणित की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल थी। तो गणित से मतलब विज्ञान से पहले गणित आता है आपका, विज्ञान की शुरुआत ही तभी होगी जब आपके पास गणित होगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पॉइंट है यहाँ पर, बच्चों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे प्रोत्साहित वर्ड जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, गणित में बहुत बार यूज होता है आपका प्रोत्साहित वर्ड। तो प्रोत्साहित जो है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, बस इस ध्यान ये रखना है कि कहीं भी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड ना दिया हो, कि नहीं मतलब नहीं दे दिया हो कि नहीं प्रोत्साहित करना और आप सिर्फ प्रोत्साहित को देख के सही आंसर लगा दो। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चों को गणना करने तथा अभ्यास करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ठीक है, इतनी बात हुई। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो शिक्षण विधियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गणित में। पहली विधि है आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण और संश्लेषण। तो देखिए इसमें जो है कई बार इस तरह से पूछता है कि मान लीजिए उदाहरण से नियम की ओर जो है आप कौन सी विधि में जाएंगे, या आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं तो कौन सी विधि में जाएंगे, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगमन विधि का मतलब क्या है? आगमन विधि जो है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, पहले उदाहरण सॉल्व कराए जाएंगे बहुत सारे किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसको सॉल्व करते करते बच्चे को समझ बन जाती है कि ये उदाहरण जो है किस बेस पे सॉल्व हो रहे हैं। और जब उसको लगता है किसी भी एक फॉर्मूला उसको कह सकते हैं, मतलब एक तरीका उसको हम कहेंगे कि एक ही तरीके से जो है उसने 5-6 या 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो वो उसको नियम बना लेता है फिर बाद में कि हाँ ये तरीका जो है ये बिल्कुल इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसको मैं नियम बना लेता हूँ। तो इसमें नियम बाद में बनते हैं। तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। जो निगमन है वो इसकी सीधी उल्टी होती है, इसमें पहले नियम बता दिए जाते हैं बच्चों को, नियम याद कर लेता है बच्चा और उसका नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे के प्रश्नों को सॉल्व करता है। तो ये चलती है नियम से उदाहरण की ओर। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ये विशेष से सामान्य की ओर चलती है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगी तो वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बच्चा करके सीख रहा है, इसमें बच्चा खुद से ढूंढ रहा है नियमों को, खुद से सॉल्व कर रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें मानसिक क्रियाएं ज्यादा हो रही हैं और बच्चे को ये ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, इसका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। ये अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये रटने पर डिपेंड है, इसमें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे पहले बच्चों को, तब जाके आगे की प्रोसीजर वो करेगा, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करें अगर विश्लेषण और संश्लेषण की, तो देखिए विश्लेषण में क्या होता है, आपका जो है बहुत सारी चीजों को आपको अलग अलग करना है, और संश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण में आपको इकट्ठा करना होता है। तो डिपेंड ये करता है कि संश्लेषण जो है वो जमा पे यानी कि जोड़ने पे डिपेंड है, और जो विश्लेषण है आपका वो आपका भाग पे आधारित है। तो संश्लेषण में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी चीजें दी हैं, एक नॉर्मल सा सवाल है कि राहुल ने जो है 5 रुपए की टॉफी खरीदी, 10 रुपए का पेन खरीद लिए, 15 रुपए की एक कॉपी खरीद ली, तो उसने टोटल कितना रुपया खर्च किया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सभी चीजें आपको दी गई हैं और उसको आपको क्या करना होगा, उसको जोड़ के उसको आपको रिजल्ट लाना होगा। तो इसमें संश्लेषण हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको हमेशा घटाना होगा या फिर आपको जो है भाग करनी होगी। जैसे कि एक दूधिया जो है वो एक हफ्ते में 1400 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में कितना बेच रहा है, तो आपको जो है एक दिन का निकालने के लिए उसको 7 दिनों में बांटना पड़ेगा, यानी कि आप उसको तोड़ रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, तो उसका विश्लेषण आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि विश्लेषण में जो है आप अज्ञात से ज्ञात की तरफ जा रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, और इसमें जो है आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दी गई थी, ज्ञात था आपको और आपको अज्ञात रिजल्ट आपको निकालना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको अज्ञात था
और आपको ज्ञात चीज जो है वो चीज जो है उसको ज्ञात करना था। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम वैन हीले का नियम कहते हैं। तो इन्होंने जो है 5 लेवल अपने सिद्धांत के अंदर दिए हैं। तो ये सब सिर्फ आपको 5 लेवल याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इन्होंने लेवल 0 है, पहला लेवल जो है वो लेवल 0 है, दूसरा लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड एंड लेवल फोर्थ। तो इसमें ये पूछता है कि आपका जो है प्रथम लेवल पे या 0 लेवल पे कौन सी चीज दी गई है। तो बस आपको इतना याद रखना होता है। अगर उसने पूछ लिया कि लेवल फर्स्ट पे कौन सी चीज है, तो विश्लेषण है, एनालिसिस है, बस इतना याद रखना है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है चाक्षुषीकरण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक निगमन, चौथा है आपका औपचारिक निगमन और लास्ट में आता है आपका दृढ़ता। तो इनके नाम ही आपको याद रखने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं मैं, अगर आप प्राइमरी के क्लास में मतलब प्राइमरी वाला एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ आपके 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है चाक्षुषीकरण और दूसरा विश्लेषण। इससे ऊपर बच्चा जाता ही नहीं है कक्षा 5 तक, है ना। तो कक्षा 5 तक का अगर आप पेपर दे रहे हैं प्राइमरी का, तो मोस्टली आपको जो है अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपका राइट होगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कंटेंट वाला पोर्शन में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले और आसान से टॉपिक आपको समझाऊंगा यहाँ पे। बाकी तो कैलकुलेशन बेस्ड है सारा का सारा मैथमेटिक्स। और उसके अलावा आपके जो है क्वेश्चंस जो सॉल्व कराएंगे उसके लिए एक अलग मैराथन क्लास आएगी आपकी मैथ की। उसमें आपको सारा कंटेंट न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूंगा जिस टाइप के आपके आते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये आपका संख्या पत्ती होगी, उसके बाद स्थानीय मान, वास्तविक मान हो गया, वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट वाले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, इसको समझते हैं शॉर्टकट में। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जहां से हमारी गिनती शुरू होती है। किसी भी चीज को गिनने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, जो गिनती हम यूज करते हैं, उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो गिनना जो हम स्टार्ट करते हैं वो 1 से करते हैं। तो इसलिए 1 से जो हमारी गिनती स्टार्ट होगी अनंत तक, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें बस 0 को ऐड कर दो, मतलब ये 0 से स्टार्ट होंगी। जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट हो रही हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से, बस इतना ही डिफरेंस है। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या बोला? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित नहीं बल्कि पूर्णतः, क्योंकि 2 से तो आपका यहाँ पे 11 भी विभाजित हो जाएगा, आपका 5.5 आ जाएगा आपका। तो 2 से तो ये भी विभाजित हो गया आपका, लेकिन वो क्या आया है? पॉइंट में आंसर आया है, तो वो पूरा विभाजित नहीं हुआ आपका। हमें पूर्ण विभाजित चाहिए। जैसे कि आपका 10 है तो 2 पंजे 10, आपका 5 आएगा, यानी कि पूर्ण विभाजित हुआ है। तो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो आपकी सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 वगैरह वगैरह। विषम संख्याएं वो होगी जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, जैसे कि 1 3 5 7 9 वगैरह। अब बात करें भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 3 गुणनखंड होते हैं। 3 गुणनखंड होते हैं इसके, ठीक है, 3 गुणनखंड। और आपकी अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। मिनिमम मिनिमम 2 गुणनखंड होंगे। एक जिसका गुणनखंड होगा वो ना तो भाज्य होगी ना भाज्य होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 की, तो 1 के गुणनखंड कितने हैं? 1 का बस एक ही गुणनखंड है खुद, उसके अलावा कोई नहीं है। तो 1 जो है ना भाज्य होती है और ना भाज्य होती है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो वो है 1। और 2 क्या है? 2 आपका, 2 का एक तो गुणनखंड हो गया आपका 2 और 1 हो गया अपने आप में वो, एक तो 1 हो गया, 1 से कट जाएगी, और एक वो अपने आप से खुद से हो गया, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये आपकी अभाज्य है। अब 3 है तो 3 का भी एक तो वो खुद हो जाएगा और एक 1 से विभाजित हो जाएगा, तो इसके भी 2 गुणनखंड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो 1 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, उसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होगा, उसके अलावा 4 से तो हो ही जाएगा खुद से। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड। तो जिनके 3 गुणनखंड हो जाएंगे वो आपकी भाज्य है, और जिनके 2 गुणनखंड रह जाएंगे वो आपकी अभाज्य है। बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम स्थानीय मान की और वास्तविक मान की, ठीक है। वास्तविक मान को आपका जाति मान भी बोलते हैं, ठीक है, और अंकित मान भी बोलते हैं। तो ये भी आप 2 वर्ड याद रखेंगे, कभी कभी वो बदल के पूछ सकता है। तो देखिए वास्तविक मान क्या है? जैसे कि कोई संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है 5 7 8 3 9 0। इसमें जो अंक होते हैं तो उसका अंक का जो खुद का मान होता है वही आपका वास्तविक मान होगा। अगर मैं इसमें बात करूं कि 7 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 7 का वास्तविक मान 7 ही होगा। अगर मैं बात करूं 8 का वास्तविक मान क्या होगा,
तो 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान उस संख्या की, वो उस अंक की, उस संख्या में जो श्रेणी है या स्थान है उसको गिना जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 8 के स्थानीय मान की, तो इधर से गिना जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका स्थानीय मान जो है वो आपका 8000 आएगा। क्या आएगा? 8000 आएगा। अब इसको स्थानीय मान निकालने की सिंपल सी ट्रिक क्या है? वो ये है कि भाई आपको ये गिनना नहीं है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़ी संख्या दे दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सा तरीका ये है कि अगर मैं इसमें ये कहूँ इस संख्या में कि मुझे जो है 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो बस डायरेक्टली नीचे 7 लिखो और उसके बाद में जितने अंक बच रहे हैं उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, लो जी, ये निकल के आ गया आपका 7 का स्थानीय मान। अगर मैं 5 की बात करूं, 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखो और उसके बाद में जितने अंक है उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, लो ये निकल के आ गया आपका 5 का स्थानीय मान। अब प्रश्न सिंपल सा बनेगा, मान लीजिए ये संख्या दी है, अब इसमें उसने बोल दिया कि 5 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का जोड़ कितना होगा या योग कितना होगा। तो 5 का स्थानीय मान मेरे पास ये आया, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 लिखा, उसके बाद में 2 अंक है, 1 2, 1 2 जीरो लगा दिए, दोनों को जोड़ दो, 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 300, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? 500 300, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है ना। तो ये इस तरह से आप जो है इन दोनों को निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम करते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, आपके बेसिक गणित है तो इसकी कई बार जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं दोनों का आसान तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 संख्याएं ले लेता हूँ, 8 10 12, आपके सामने कोई भी संख्या आ सकती है, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? देखिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालने की सिंपल सी भाग विधि ये है कि इसको हम जो है यहाँ पे भाग देते चले जाएंगे, गुणनखंड बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले मैंने 2 से दिया, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। एक बार फिर से मैंने 2 से भाग किया इसको, तो 2 दूनी 4, 5 ऐसा ही रहेगा। जो नहीं कटता उसको सेम लिख देंगे, जो कटता है उसको काट के लिख देंगे। 2 3 6, 2 से फिर करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास? 2 एकम 2, 5 और 3। अब मेरे पास यहाँ तो 1 आ चुका है, बचा मेरे पास 5, तो मैंने 5 से कर दिया, तो 1 1, अब बचा मेरे पास 3, मैंने फिर 3 से कर दिया, तो 1 1 1। तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में तीनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 1 ना हो जाए। अब हमारे पास जो गुणनखंड आते हैं उन सबको आपस में गुणा कर दीजिए, आपका लघुत्तम समापवर्तक निकल के आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब मेरे पास क्या निकल के आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। तो मेरे पास जो आपका लघुत्तम समापवर्तक निकल के आया है वो 120 आया है। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये तीनों, मतलब जिसको ये तीनों विभाजित करते हैं। तो 8 से भी विभाजित हो जाएगा आपका 120, 10 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा, करके आप देख सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को मैं महत्तम समापवर्तक आपको निकाल के दिखाता हूं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसके गुणनखंड बनाने होते हैं। पहली चीज तो ये है कि देखिए, मैंने 8 लिया, तो मैंने इसके गुणनखंड अगर बनाने हैं तो क्या बनाऊंगा मैं? 2 गुना 2 गुना 2। अगर मैंने 10 लिया तो मैं बना दूंगा यहाँ पे 2 पंजे 10, और अगर मैंने 12 लिया तो 12 के गुणनखंड में बना दूंगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दिया 12। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके गुणनखंड ये तो मैंने डायरेक्टली बना दी, लेकिन हो सकता है आपको इस तरह से समझ ना आए, डायरेक्टली ना बना पा रहे हो आप, तो इसको भी इस तरह से आप गुणनखंड बना सकते हैं। 8 लिया मैंने, इस विधि से आप गुणनखंड बना सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जब तक लास्ट में 1 ना जाए। देखिए 2 2 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बन गया गुणनखंड। इसी प्रकार से अगर 10 के में बनाऊं तो 10 के भी आप बना सकते हो। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 और 5 बन गए गुणनखंड। 12 के भी इसी तरह से बना सकते हो आप। यहाँ पे 2 तिया 6, सॉरी 2 छंग 12 और 2 तिया 6, उसके बाद में 3 बचा, 3 एकम 3, 2 2 3, आपके गुणनखंड तैयार है। अब आपको महत्तम समापवर्तक करने के लिए क्या करना होगा? महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इनमें तीनों में जो फैक्टर कॉमन हो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर को। जैसे कि 2 की अगर मैं बात करूं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो मैंने इस यहाँ पे जो है 2 ले लिया। उसके बाद में आगे क्या बात करेंगे? अगर दूसरे 2 की बात करूं तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, उसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन हमारी जो है शर्त यह है कि तीनों में होना चाहिए कॉमन। अगर मैं 5 की बात करूंगा तो 5 सिर्फ इसमें है, बाकी में नहीं है। 3 सिर्फ उसमें है, बाकियों में नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए इसमें हमारे पास जो है 2 और होता, तो हम एक बार और 2 ले लेते और गुणा करके 2 ले लेते, लेकिन हमारे पास जो है
था ही नहीं, हमारे पास 2 सिर्फ एक ही बार कॉमन रहा है, तो आपका जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो 2 ही आएगा। हमने सिर्फ 2 को ही चुन लिया है, तो 2 से जो है आपका 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 12 भी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों विभाजित हो जाए उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है खत्म मतलब हो चुका है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के इतने टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, उसके अलावा तो सारा कैलकुलेशन बेस्ड है आपका, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत आसान होता है फर्स्ट पेपर का मैथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है एक मैराथन क्लास करेंगे मैथ की, जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे। तो उसको आप देखेंगे, मैथ की आ जाएगी। उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उन सबकी हमने मैराथन क्लासेस करा रहे हैं, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट मैराथन क्लास 2021 के नाम से, या आप डायरेक्टली यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं सीटेट मैराथन क्लास 2021, ठीक है। उसके अलावा भाई जिन लोगों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए हैं, फटाफट से नोट्स ले लो आज ही। अगर आप जो है 3 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो, सीटेट के एग्जाम से 3 दिन पहले भी, तब भी आपको नोट्स ले लेने चाहिए, क्योंकि 3 दिन में अगर आपने नोट्स पढ़ लिए और ये मैराथन क्लास देख ली और आज की जो वीडियो हुई है, तो आपका 100% सीटेट क्रैक हो जाएगा। तो आपके नोट्स जो है वो रामबाण की तरह आपके लिए काम करेंगे। नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8532855503, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। बाकी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी, किस तरह से नोट्स मिलेंगे, कितना पेमेंट करना है, वो सब जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। और जो लोग नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फटाफट से और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, आपको मजा आया है नहीं आया है। मैं कहता हूं इतिहास में आज तक सीटेट के इतिहास में नंबर 1 वीडियो है, ऐसी वीडियो आज तक आपने नहीं देखी होगी। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देखना, या इसमें कोई आपको और चीजें चाहिए तो वो भी बताना, हम अगली वीडियोस में जरूर देंगे उन चीजों को। वीडियो को लाइक करो और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, शेयर इतना करो कि सीटेट के हर बंदे के पास जो है ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि सब लोग जो है इसका फायदा उठा सकें। बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो को तैयार करने में, मतलब दिन रात तक की मेहनत है। अभी भी मेरी आंखों में आप देख सकते हैं नींद झलक रही है, क्योंकि सो नहीं पाया हूं मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। चलिए मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।